जोशुआ ने उपस्थित लोगों के भावों को देखा और फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। हमने शुरू से ही झाओ हाई को कम आंका था। अब जब उसने महाद्वीप में अपना नाम स्थापित कर लिया है तो हमारे लिए उससे निपटना लगभग असंभव होगा। और चूंकि चर्च की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमें उचित कदम उठाने में कुछ समय लगेगा। एओके और अन्य लोग ठीक हो गए और ठंडी हवा में सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लेकिन एओके की आंखें अचानक चमक उठीं और उन्होंने कहा, अगर हम जिसका सामना कर रहे हैं वह वास्तव में झाओ है तो स्थिति हमारे लिए अच्छी होगी। हालांकि आपके पास महाद्वीप में उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है, हम इस समय समुद्र में हैं। झाओ हाई की ताकत यहाँ सीमित होनी चाहिए। हम इस अवसर का उपयोग उसे मारने के लिए कर सकते हैं, अनिवार्य रूप से आपकी एक बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं और साथ ही मरमेड कबीले के एक बड़े सहायक को भी हटा सकते हैं। दूत एओके को सुनने पर जोशुआ और एलेक्स की आंखें चमकने से बच नहीं सकी। यह अच्छा था, भले ही महाद्वीप में झाओ हाई से निपटना मुश्किल था, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे इस समय समुद्र में हैं। यहाँ की सबसे मजबूत संस्थाओं में से एक सी ड्रैगन थे। यदि वे झाओ हाई को हटा सकते हैं तो वे अपनी योजना में एक बड़ी समस्या को दूर कर देंगे। इस बारे में सोचने के बाद समूह बेचैन होने से खुद को नहीं रोक सका। एलेक्स ने इलेक की ओर देखा और कहा, इलेक, क्या तुमने कहा था कि झाओ हाई के मरे हुए लोग मजबूत थे? क्या आपने झाओ हाई को देखा? उसे अपने मरे हुओं से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, है ना? इलेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, पैट्रियार्क, इसने उसे नहीं देखा है। उस समय स्थिति इतनी अस्त व्यस्त हो गई थी कि मुझे उसकी परछाई देखने का मौका ही नहीं मिला। एलेक्स ने सिर हिलाया और कहा, जब आप कल हमला करेंगे तो आपको मरमेड सेना के बीच किसी भी डार्क मैजेस या यहाँ तक कि झाओ हाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें यकीन हो जाए कि यह झाओ हाई ही है तो हम उसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। देवताओं की योजनाओं को हर समय बाधित होने से बचाना। इलेक ने सिर हिलाया, फिर एलेक्स जोशुआ की ओर मुड़ा और कहा, बिशप जोशुआ, क्या आपके पास झाओ हाई का चित्र है? हम नहीं चाहते कि इलेक उसे कोई दूसरा व्यक्ति समझने की भूल करे। जोशुआ ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, ये झाओ हाई चर्च का नंबर 1 दुश्मन है। मेरे लिए उनका चित्र न बनाना असंभव होगा। फिर एक चित्र सामने आने से पहले उसने अपना हाथ घुमाया। ये चित्र उत्कृष्ट ढंग से बनाया गया था, जिसमें झाओ हाई की आकृति के साथ साथ उसका चेहरा भी दिखाया गया था। झाओ हाई ने एक हाथ में जादुई छड़ी पकड़ रखी थी और साथ ही अपने शरीर पर एक काला वस्त्र पहन रखा था। उसका चेहरा इतने अच्छे से रंगा हुआ था कि चित्र सजीव प्रतीत हो रहा था। लेकिन झाओ हाई के चेहरे पर ज्यादा अभिव्यक्ति नहीं थी, शायद कलाकार के उनके प्रति पूर्वाग्रह के कारण। लेकिन जब उन्होंने चित्र देखा तो एलेक्स और अन्य लोग अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जोशुआ जिस दुर्जय झाओ हाई के बारे में बात कर रहा था वह काफी युवा था। वे किसी सामान्य स्वस्थ युवक की नहीं, बल्कि डार्क मैच जैसे दिखने वाले कंकाल की उम्मीद कर रहे थे। समूह ने जोशुआ की ओर देखा, उनकी अभिव्यक्ति शायद कह रही थी, क्या तुमने गलत चीज निकाल ली? जब जोशुआ ने उनके हाव भाव को देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, निश्चिंत रहिए, मैंने गलत बात नहीं निकाली है। ये वास्तव में झाओ हाई है, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। उनके साधारण रूप से मूर्ख मत बनिए, उनके तरीके बेहद शानदार हैं। अगर हम सचमुच उसका सामना कर रहे हैं तो जनरल इलेक को सावधान रहना होगा। एलेक्स ने सिर हिलाया, फिर वह इलेक की ओर मुड़ा और कहा, इलेक, इस चित्र को अपने साथ ले जाओ ताकि तुम इस आदमी को स्पष्ट रूप से पहचान सको। यदि यह वास्तव में वही है तो तुरंत जाकर उस पर हमला न करें। वापस आओ और पहले हमें बताओ ताकि हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और उसे एक ही बार में नष्ट कर सकें। इलेक ने सिर हिलाया, फिर पीछे मुड़कर जाने से पहले उसने चित्र लिया। इलेक के जाने के बाद एलेक्स ने जोशुआ और एओके की ओर रुख किया और कहा, बिशप दूत, अगर हम साबित करते हैं कि यह झाओ हाई है तो मुझे आप दोनों से मदद मांगनी होगी ताकि हम उसे खत्म करने के बारे में अधिक आश्वस्त हो सकें। आपको पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति एक काला जादूगर है और आप दोनों हल्का जादू कर सकते हैं। और चूंकि वह पानी के भीतर लड़ रहा है, इसलिए अगर हमारी तीनों भुजाएं एक साथ उससे निपटेंगी तो उसे भागने में सक्षम नहीं होना चाहिए। एओके ने सिर हिलाया और कहा, पैट्रियार्क एलेक्स, निश्चिंत रहें, हम यहाँ सिर्फ मौज मस्ती देखने के लिए नहीं आए हैं। जब तक हम पुष्टि करते हैं कि यह झाओ हाई है तब तक हम तुरंत अपना कदम उठाएंगे। जोशुआ ने भी सिर हिलाया, ठीक है, हम यहाँ सिर्फ दर्शक बनने के लिए नहीं हैं। अगर हम वास्तव में यहाँ झाई हाई को मार सकते हैं तो भले ही यह जोशुआ अपनी जान गंवा दे, फिर भी मैं दीप्तिमान भगवान के नाम पर ऐसा करूंगा। एलेक्स ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, हम भाग्यशाली हैं कि आप दोनों यहाँ हैं। सेना ने हाल ही में एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया था, इसलिए उन्हें एक दिन की छुट्टी लेनी होगी। कल इलाके झाओ हाई की तलाश में एक बार फिर हमला करेगा। एओके और जोशुआ भी ऐसे लोग थे जो सैनिकों की कमान संभाल सकते थे, इसलिए दोनों को पता था कि उनके हालिया नुकसान का सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोनों में से किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अगले दिन जब एलेक्स और अन्य लोगों ने नाश्ता किया और युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे थे, किसी ने अचानक एक संदेश भेजा। बड़ी संख्या में मरे हुए लोग उन पर हमला कर रहे थे। एलेक्स और अन्य लोग भौंचक के रह गए। फिर एलेक्स ने तुरंत सी ड्रैगन को आदेश दिया, जाओ और जनरल इलेक को ढूंढो। सी ड्रैगन ने जाने के लिए मुड़ने से पहले सिर हिलाया। एलेक्स एओके और जोशुआ की ओर मुड़ता है, वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, जैसे ही हम उसकी तलाश करने वाले थे वह अचानक आ गया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में झाओ हाई है। एओके ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, अगर यह वास्तव में झाओ है तो वह बेहद अहंकारी हो रहा है। एक इंसान के लिए अकेले ही समुद्र में सी ड्रैगन्स पर हमला करने की हिम्मत करना एक बहुत ही अधीर कदम है। लेकिन वास्तव में जोशुआ ने भौहें चढ़ाकर कहा, हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। इस झाओ हाई से निपटना अच्छा नहीं है। एओके बेपरवाह हुए बिना नहीं रह सका। झाओ हाई का चित्र देखने के बाद उसे जोशुआ के शब्दों पर संदेह होने लगा था। उनकी राय में 20 साल के युवा में ज्यादा योग्यताएं नहीं होंगी। एओके का मानना था कि चूंकि रेडियंट चर्च उससे निपटने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके गुणों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने का फैसला किया ताकि उनका चेहरा एक जैसा हो सके। हालांकि चूंकि एओके जोशुआ का सहयोगी था, इसलिए वह ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था जिससे दूसरे पक्ष को शर्मिंदगी हो। तो उसने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस समय इलेक बाहर से अंदर चला आया और फिर उपस्थित लोगों को सलामी दी। एलेक्स ने इलेक के सलाम पर सिर हिलाया और फिर कहा, इलेक, किसी ने अभी अभी खबर भेजी है कि मरे हुए जीव हमारी ओर बढ़ रहे हैं। मुझे संदेह है कि यह झाओ हाई आ रहा है। जाओ और रक्षा के लिए सैनिकों को संगठित करो। याद रखें, जवाबी हमला न करें। भले ही हम कुछ लोगों को खो देते हैं, महत्वपूर्ण बात यह पुष्टि करना है कि क्या ये वास्तव में झाओ हाई है। इलेक ने सिर हिलाया, फिर वह जाने के लिए मुड़ा। एलेक्स जोशुआ और एओके की ओर मुड़ा और कहा, बिशप दूत, आइए इस झाओ हाई पर एक नजर डालें। समूह के बाहर जाने से पहले दोनों ने सिर हिलाया।
झाओ हाई फिलहाल ब्लेड स्केल वेल के शरीर के अंदर था। उसके सामने मॉनिटर था और उसकी तरफ लॉरा और अन्य लोग थे। मेगन और लिजी इस समय विशेष रूप से चिंतित थे। झाओ हाई इस बार अपने मामलों को हल्के ढंग से संभालने की योजना नहीं बना रहे थे। उन्होंने 1 मिलियन मरे हुए लोगों को रिहा कर दिया, जिनमें जादुई जानवर और मछुआरे दोनों शामिल थे। वे इस समय एक घन संरचना में थे क्योंकि यह सी ड्रैगन शिविर की ओर बढ़ रहा था। लिजी और मेगन के चिंतित होने का कारण यह था कि झाओ हाई ने उन दोनों को इस हमले का कमांडर बनाया था। गणनाएं और रणनीतियां सभी लिजी और मेगन की ओर से आई, इसलिए उनके लिए इतना घबरा जाना कोई अजीब बात नहीं थी। झाओ हाई ने उनके भावों को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही हम हार जाएं, हमारी हानि में केवल मरे हुए लोग ही शामिल हैं। किसी भी चीज से डरो मत और साहपूर्वक सब कुछ आजमाओ। आपको सीखना होगा कि सेना के हमले की कमान कैसे दी जाती है। जब लिजी और मेगन ने झाओ हाई को सुना तो वे एक लंबी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। झाओ हाई ने जो कहा वह सही था। वे इस बार मनुष्यों को नहीं बल्कि मरे हुए लोगों को आदेश दे रहे थे। भले ही ये मरे हुए लोग पराजित हो जाएं, लेकिन वे अनिवार्य रूप से मरे नहीं थे। 9वीं श्रेणी के मरे आसानी से नहीं मर सकते थे। वे जो कर रहे थे वह सब अंतरिक्ष में वापस जा रहे थे। इस बारे में सोचने के बाद वे तुरंत शांत हो गए। फिर मॉनिटर की ओर देखते ही उनके भाव उत्साह में बदल गए। उनके परिवर्तन ने झाओ हाई और अन्य लोगों को मुस्कुरा दिया। घनी यह संरचना धीरे धीरे आगे बढ़ी। इसी समय सी ड्रैगन कैंप के किनारे एक घन संरचना भी दिखाई दी। झाओ हाई और अन्य लोगों को पता चला कि मछुआरों को वास्तव में ये संरचना पसंद आई, शायद इसलिए कि यह बहुत सरल थी। दोनों महान संरचनाएं धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ गईं। लिजी फिर मेगन की ओर मुड़ी और बोली, मेगन तुम पहले जाओ। मेगन विनम्र नहीं बनी, उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। मैंने कल बहुत सारी संरचनाओं के बारे में सोचा है। मैं इस बार उनका कौशल आजमाना चाहता हूँ। मैं पहले शैतान बिच्छू के साथ जाऊंगा। भाई है, इस संरचना में एक मोटा केंद्र है जबकि प्रत्येक तरफ 2 विस्तारित पंख हैं। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, पीछे की सेना ऊपर से ऊपर आती है और उस दिशा में दुश्मन पर हमला करती है। ये संरचना बिल्कुल एक विशाल बिच्छू की तरह दिखती है। फिर मेगन ने मॉनिटर को हिलाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। झाओ हाई ने इसमें कयर की भी मदद की थी। मेगन ने जिस छवि का वर्णन किया है उसे मॉनिटर पर पूरी तरह वर्णित किया जा सकता है। मेगन का डेविल स्कॉर्पियन फॉर्मेशन वास्तव में एक विशाल बिच्छू जैसा दिखता था। केंद्र सेना के दोनों तरफ 2 विंग हैं जो 2 मोर्चों पर दुश्मन पर हमला करेंगे। उसी समय पीछे की सेना भी बिच्छू की पूंछ बनकर धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, ऊपर से विपरीत दल पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। झाओ हाओ ने सिर हिलाया और कहा, सही है, आपने जो वर्णन किया है वह बहुत स्पष्ट है। फिर उसने मेगन द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए मरे हुए प्राणियों को हिलाने के लिए अपना हाथ लहराया। मेगन और लिजी अपने मन में आए विचार पर प्रयोग करने जा रहे थे। वे उन मछुआरों की तरह नहीं थे जिनकी घन संरचना, शंकु संरचना या भंवर संरचना पहले से ही थी। मछुआरों के लिए ये बुनियादी संरचनाएं वे थीं जो उनकी क्षमता को सबसे अधिक व्यक्त करती थीं। और साथ ही नई संरचनाओं पर प्रयोग करना कुछ ऐसा था जो सैनिकों पर भारी पड़ेगा। सैनिक अपने कमांडर के विचार का पालन करने के लिए लगभग सटीक गतिविधियां हासिल करते हैं। उनका कमांडर जो करना चाहता है उन्हें वही करना होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस गठन को हासिल करना आसान नहीं था, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे अनुशासित सेना को भी इसे क्रियान्वित करने में समस्याएं होंगी। आखिरकार विचारों को आसानी से आदेशों और गतिविधियों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसलिए युद्ध के मैदान में क्रियान्वित होने से पहले किसी भी संरचना पर विचार करने और ठीक से ड्रिल करने की आवश्यकता होगी। घन निर्माण, भंवर निर्माण, शंकु निर्माण और अन्य जैसी संरचनाएं मछुआरों द्वारा कई वर्षों से ड्रिल की गई हैं। हालांकि झाओ हाई की स्थिति काफी खास थी। उन्होंने जो आदेश दिया था वे मरे नहीं थे, जो मूल रूप से ब्लॉक की तरह काम करते थे। जो आप उनसे कराना चाहते हैं वह उनके द्वारा किया जाएगा। डार्क मैजिस को ऐसा करने में समस्या हो सकती है, लेकिन झाओ हाई के पास उसकी सहायता करने के लिए जगह थी। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वह एक पूरी तरह कार्यात्मक सेना के लिए एक आदर्श कमांडर बन जाता है। जैसे ही मेगन ने अपने गठन का वर्णन समाप्त किया और वह चाहती थी कि वह इसे नियोजित करे, झाओ हाई ने तुरंत गठन को निष्पादित करने के लिए अपनी सेना की व्यवस्था की। कुछ ही देर में पूरी सेना एक विशाल रूबिक के घन के सामने खड़े एक विशाल बिच्छू की तरह लग रही थी। इलेक वर्तमान में घन के मूल में था। जब उसने मरे हुओं को अपनी सेना के विरुद्ध जाते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति भारी हो गई। उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी किया जिससे घन लगातार घूमता रहे। लेकिन इस समय इलेक को अचानक पता चला कि विपरीत पार्टी का गठन बदल गया है। केंद्र की सेना शांत हो गई क्योंकि 2 विंग अचानक मरे हुए गठन से बाहर आ गए। ये दृश्य देखकर इलेक का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास इस हद तक मरे हुए लोगों को आदेश देने की क्षमता होगी। इलेक ने तुरंत कहा, शंकु संरचना के साथ दुश्मन का सामना करें, उन 2 बाहरी पंखों से बचाव करना सुनिश्चित करें। इलेक इस समय असंख्य कांटों से ढके एक विशाल खोल के अंदर था, मानो वह कोई विशाल समुद्री अर्चिन हो। लेकिन खोल पारदर्शी था जबकि अंदर कोई पानी नहीं था, जाहिर तौर पर समुद्री ड्रैगन मनके के कारण। अंदर कुछ फर्नीचर भी थे जिससे यह इलेक का कमांड सेंटर बन गया। उनके आदेश के साथ ही घन ने तुरंत अपना आकार बदल लिया। क्यूब का अगला हिस्सा जो धीरे धीरे घूम रहा था सामने की ओर बढ़ने लगा और सीधे झाओ हाई की केंद्र सेना की ओर बढ़ने लगा। हालांकि बाएं और दाएं पंखीले नहीं, उन्होंने दुश्मन के हमले को काफी सफलतापूर्वक रोक दिया था। हालांकि इलाक इस बात से पूरी तरह अनजान था कि झाओ हाई की पिछली सेना बिच्छू की पूंछ ने ऊपर से हमला करना शुरू कर दिया था। मछुआरों के बीच युद्ध में बहुत कम सैनिकों ने दुश्मन पर हमला करने के लिए समुद्र की सतह के बहुत करीब जाने का विकल्प चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस स्थिति ने उन्हें हवाई जादुई जानवरों के हमलों के संपर्क में ला दिया था। और चूंकि वे समुद्र की तलहटी के आदी थे, इसलिए उनकी आंखें चमक से बच नहीं पाती थीं। यदि वे सतह के पास आते हैं तो इससे उनकी आंखों को चोट पहुंच सकती है, जिससे वे अंधे हो सकते हैं। इसलिए किसी भी मछुआरे के लिए ऊपर से हमला करना आम बात नहीं थी। इसकी वजह से इलेक भारी नुकसान खाने में कामयाब रहा। जैसे ही उनका शंकु निर्माण शुरू हुआ, मेगन ने झाओ हाई की ओर रुख किया और कहा, भाई हाई, 2 शंकु संरचनाएं बनाने के लिए पंखों का उपयोग करें और इसे उनकी रक्षा के माध्यम से तोड़ें। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर मेगन की विधि के अनुसार मृत चाल चली। इलेक ने झाओ हाई की हरकत को घूर कर देखा, साथ ही उसके कान भी खुले थे, मौजूदा स्थिति के बारे में सामने से संदेश सुन रहे थे। इलेक की अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी लेकिन भारी हो गई। वह वास्तव में उम्मीद नहीं कर रहा था कि दूसरे पक्ष की मरे हुए लोगों को इस डिग्री तक आदेश देने की क्षमता होगी। अपने पिछले मुकाबले में उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष केवल अपने मरे हुओं को अंदर आने और लड़ने का आदेश दे सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डार्क मैजिक इस तरह का गठन करने में सक्षम था।
यहाँ तक कि मछुआरों को भी इस तरह के युद्धाभ्यास को अंजाम देने में कठिनाई होगी, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में ऐसा किया था। हालांकि इल्का इसके बारे में बहुत लंबे समय तक नहीं सोच सकती। उनकी सेना का मोर्चा अंततः दूसरे दल के संपर्क में आ गया है। जैसे ही उसकी शंकु संरचना दूसरे पक्ष की शंकु संरचना से टकराई, तुरंत खून निकल आया। उसी समय सी ड्रैगन आर्मी की ओर बढ़ते हुए विपरीत पार्टी के दो विंगों ने भी एक शंकु संरचना बनाना शुरू कर दिया। इलेक ने तुरंत दो सेनाओं को विरोधी शंकु संरचनाओं का सामना करने के लिए एक भंवर संरचना बनाने का आदेश दिया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अभी भी थोड़ी देर से थी। आखिरकार उसका ध्यान अभी भी मध्य सेना का सामना करने पर था और वह पार्श्व सेनाओं को देखने में सक्षम नहीं था। लेकिन सौभाग्य से, हालांकि देर हो चुकी थी, उसकी तरफ की सेनाएं अभी भी निकटवर्ती शंकु संरचनाओं को अवरुद्ध करने में कामयाब रहीं, जिससे इलेक की सेना पूरी तरह से रक्षात्मक मोड में आ गई। कोई यह कह सकता है कि इलाक की प्रतिक्रिया सही थी, भले ही उसे पार्श्व सेनाओं से मिलने में देर हो गई, फिर भी वह उन दोनों के साथ साथ झाओ हाई की केंद्र सेना को भी रोकने में कामयाब रहा। लेकिन इस समय मेगन के गठन की बिच्छू पूंछ आ गई थी। इसने ऊपर से नीचे गोता लगाया और इलेक के क्यूब फॉर्मेशन के शीर्ष पर हमला किया। शीर्ष पर मौजूद लोगों को पूंछ के बारे में बहुत देर से पता चला, इसलिए जब इलाक को खबर भेजी गई तो शीर्ष पर मौजूद डिवीजन कमांडर पहले ही आ रही सेना से मिल चुके थे। लेकिन चूंकि कोई एकीकृत आदेश नहीं था, शीर्ष ने अभी भी भंवर गठन नहीं किया है, वे बस बिच्छू की पूंछ से मिले थे जैसे वे थे। और मेगन के अनुरोध के तहत झाओ हाई ने भी पूंछ को एक शंकु संरचना में बदल दिया था, जो एक ड्रिल की तरह काम कर रही थी क्योंकि यह घन संरचना के केंद्र की ओर बढ़ रही थी। जब इलाक ने शीर्ष संरचनाओं से समाचार सुना तो उसे लगा कि उसके सिर पर किसी छड़ी से प्रहार किया गया है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तारे दिखाई दे रहे थे। लेकिन चूंकि वह एक सक्षम जनरल थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। इस बिंदु पर दुश्मन पहले ही गठन की पहली परत को तोड़ चुका था, इसलिए इलेक ने दुश्मन के हमले को रोकने के लिए तुरंत दूसरी और तीसरी परत को भंवर में बदलने के लिए संदेश भेजा। इलेक भाग्यशाली था कि उन परतों के अधीनस्थ युद्धर जनजातियों के सदस्य थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया बहुत त्वरित थी। पहली परत टूटने के बाद दूसरी और तीसरी परत भी धीरे धीरे घूमने लगी। इलेक को पता था कि चूंकि पहली परत पहले ही टूट चुकी है, इसलिए दूसरी परत भी समय पर अवरुद्ध नहीं हो पाएगी। वर्लपूल संरचना काफी मजबूत थी, हालांकि इसे स्थापित होने में भी समय लगेगा। इसलिए इलेक ने दूसरी परत को कुछ समय के लिए रोकने की योजना बनाई है, ताकि तीसरी परत के भंवर निर्माण को पूरी तरह से चालू करने के लिए बिच्छू की पूंछ को ठीक समय पर रोका जा सके। झाओ हाई और अन्य लोग ब्लेड स्केल वेल के अंदर थे, दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहे थे। इस समय मेगन मदद नहीं कर सकी, लेकिन आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि मैं केवल इस बिंदु तक ही हूं। मैंने नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष की इतनी त्वरित प्रतिक्रिया होगी, लेकिन प्रयोगात्मक गठन फिर भी अच्छा निकला। कम से कम हमने साबित कर दिया है कि इसकी आक्रमणकारी शक्ति काफी मजबूत है। झाओ हाई और अन्य ने सिर हिलाया। बस इसी झड़प से दूसरा पक्ष पहले ही बैकफुट पर आ गया। विशेष रूप से बिच्छू की पूंछ के हमले के दौरान इसने वास्तव में दूसरे पक्ष के गठन की दो परतों को छेद दिया था। ये सचमुच बहुत अच्छा परिणाम था। मेगन ने झाओ हाई की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, बड़े भाई हाई डेविल स्कॉर्पियन के लिए मेरा परीक्षण पूरा हो गया है। आप उन्हें वापस बुला सकते हैं और लिजी को इसे आजमाने के लिए कह सकते हैं। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ठीक है। फिर उसने अपना हाथ लहराया, जिससे फैली हुई तीनों सेनाएं पीछे हट गईं, जबकि मध्य सेना धीरे धीरे पीछे हट गई। रिपोर्ट के बारे में सुनते ही इलेक का चेहरा खराब हो गया। हालांकि शीर्ष पर मौजूद लोग प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें जो नुकसान हुआ वह छोटा नहीं था। साथ ही वह लगभग हार भी गया था। इससे इलाक बहुत क्रोधित हुआ। इस समय प्रतिद्वंद्वी सेना अचानक धीरे धीरे पीछे हट गई, जिससे इलेक को घूरना पड़ा। लेकिन उसने तुरंत अपने सभी लोगों को अपनी स्थिति बनाए रखने और दुश्मन का पीछा न करने का आदेश दिया। उसे डर था कि यह विपरीत पक्ष की उन योजनाओं में से एक हो सकती है, इसलिए इलेक ने तुरंत अपनी शंकु संरचना को वापस कर दिया। पीछे हटने पर एडम ने तुरंत प्रत्येक डिवीजन का सर्वेक्षण किया। फिर उन्होंने झाओ हाई के समूह की गतिविधियों पर भी बारीकी से ध्यान देते हुए उनके नुकसान का हिसाब लगाया। एडम ने देखा कि दुश्मन का केंद्र भी मछुआरों की तरह ही घन संरचना के बीच में था। गठन के मध्य में एक एकल ब्लेड स्केल वेल थी, लेकिन यह वेल अन्य मरे हुए वेल की तुलना में बहुत अलग थी। ये ब्लेड स्केल वेल केवल त्वचा और हड्डियों से बनी नहीं थी। एडम का मानना है कि डार्क मैजिक ब्लेड स्केल वेल के अंदर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लंबे समय से घन संरचना को देख रहा था और उसे सामने वाले पक्ष से छिपने के लिए कोई अन्य जगह नहीं मिल रही थी। और जलपरियों के लिए इस कमांडर को बाहर उजागर होने देना असंभव होगा, इसलिए इस डार्क मैच का महान घन संरचना के अंदर होना स्वाभाविक था। एडम की दृष्टि सामान्य ब्लेड स्केल वेल से हटकर पर केंद्रित थी, और इस समय झाओ हाई भी ऐसा ही कर रहा था, अपनी दृष्टि दूसरे पक्ष के गठन के बीच में बड़े यूरेन पर केंद्रित कर रहा था। उसकी मानवीय दृष्टि दूर तक भेदने में सक्षम प्रतीत होती है। इस समय झाओ हाई का घन गठन पुनः संयोजित हो गया था। झाओ हाई ने अपने नुकसान की गणना की और पाया कि 50,000 से अधिक मरे हुए लोग अंतरिक्ष में वापस चले गए हैं। इतनी छोटी मुठभेड़ ने वास्तव में उन्हें बहुत कुछ खो दिया। ये झाओ हाई की अपेक्षा से परे था। हालांकि झाओ हाई को यह भी पता चला कि दूसरे पक्ष ने उनकी तुलना में काफी अधिक लोगों को खो दिया है। किसी को पता होना चाहिए कि हमले की शुरुआत से लेकर अब तक केवल 1 घंटा ही बीता है, और इस 1 घंटे में दूसरा पक्ष हजारों लोगों को खो चुका था। हताहतों की यह संख्या बहुत बड़ी थी। लेकिन झाओ हाई दयालु नहीं हुए। उन्हें पता था कि अगर उनका दिल नर्म हो गया तो इस युद्ध से होने वाली हानि और भी बढ़ जाएगी। तो वह लिजी की ओर मुड़ा और बोला, लिजी, अब तुम्हारी बारी है। आप कैसे आक्रमण करना चाहते हैं? लिजी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, मैं भी एक फॉर्मेशन आजमाना चाहती हूँ। मैंने इस संरचना को 4 सशस्त्र दानव का नाम दिया है। झाओ हाई ने कहा, 4 सशस्त्र दानव? ये डरावना लगता है। मुझे बताएं कि आप इसे कैसे व्यवस्थित करना चाहते हैं। लिजी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, बिग ब्रदर है, क्या आप विपरीत पक्ष के घन गठन की कमजोरी को देखने में कामयाब रहे? वास्तव में इसका एक कमजोर बिंदु है। झाओ हाई ने उत्तर दिया, कमजोर बिंदु? कौन सा कमजोर बिंदु? जिस चीज का उपयोग मछुआरे इतने वर्षों से कर रहे थे उसमें खामियां कैसे हो सकती हैं? तो मुझे बताओ, यह क्या है? लिजी मंद मंद मुस्कुराई, फिर उसने सी ड्रैगन के घन गठन को बड़ा करते हुए स्क्रीन की ओर हाथ हिलाया। संरचना को देखने के बाद लिजी ने कहा, बिग ब्रदर है, इसे देखो। हालांकि संरचना बहुत सुरक्षित और कॉम्पैक्ट दिखती है, फिर भी इसमें एक कमी थी। जब ये संरचना चलती है तो पीछे के किनारे लगभग हमेशा गतिहीन रहते हैं। झाओ हाई को हमेशा लगता था कि इस गठन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह अंतर जानने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब जब लिजी ने उसे याद दिलाया तो झाओ हाई ने आखिरकार इसे देख लिया।
हालांकि यह संरचना रूबिक के घन की तरह दिखती थी, लेकिन यह एक वर्ग की तरह अधिक कार्य करती थी। वर्ग घूमने में सक्षम था, लेकिन पीछे के 4 किनारे हमेशा अपनी जगह पर बने रहे। यहाँ तक कि जब ऊपरी चेहरा घूमता था, तब भी वे पूरी तरह से स्थिर रहते थे। हालांकि उन चेहरों पर कुछ मछुआरे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे क्यूब के बाकी हिस्सों से अलग-थलग थे और लड़ाई में भाग नहीं ले रहे थे। जब समूह ने लिजी को सुना, तो उनकी आंखें चमक उठीं। लिजी ने उनके भावों को देखा और मंद-मंद मुस्कुराई। ये बिंदु कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन यह वास्तव में महत्व का बिंदु था। एक बार जब आप उन 4 किनारों को तोड़ देंगे, तो घन टूट जाएगा। इसलिए मैंने उस कमजोरी से निपटने के लिए इस 4 सशस्त्र दानव संरचना को डिजाइन किया। मध्य सेना शत्रु सेनापति का ध्यान आकर्षित कर रही होगी, और जब उचित समय आएगा, तो 4 भुजाएं अपनी चाल चलेंगी और उन कमजोर स्थानों को निशाना बनाएंगी। बात करते करते लिजी ने मॉनिटर पर अपने गठन की छवि खींची। ये संरचना 4 हथियारों से लैस एक आदमी की तरह दिखती है, जो दुश्मन के क्यूब बॉक्स को गले लगाएगी, और उसकी 4 भुजाएं प्रतिद्वंद्वी की संरचना के पिछले किनारों को पकड़ लेंगी और प्रभावी ढंग से उसे अलग कर देंगी। झाओ हाय और अन्य लोग लिजी को एक नई नजर से देखने से खुद को नहीं रोक सके। लिजी और मेगन का आक्रमण करने का तरीका बहुत अलग था। मेगन के हमले में प्रतिद्वंद्वी के गठन के साथ आमने सामने जाकर अच्छे हमले और युद्ध कौशल पर जोर दिया गया, लेकिन लिजी वास्तव में दुश्मन के गठन में कमजोरियों की तलाश करती है और उस ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा गठन बनाती है जो दुश्मन के गठन को तोड़ने में सक्षम हो। यदि मेगन को खुले और स्पष्टवादी के रूप में वर्णित किया जाए, जैसे कि एक योद्धा जो द्वंद्वयुद्ध चाहता है, गुप्त चाल के किसी भी विचार को उखाड़ फेंकता है, लिजी एक मजबूत हत्यारे की तरह होगी, जो हमेशा सक्रिय रूप से दुश्मन में कमजोरियों की तलाश में रहती है, जिसका वह फायदा उठा सकती है। लिजी झाओ हाई की ओर मुड़ी और बोली, तो बिग ब्रदर है, क्या ये संभव है? झाओ हाई ने हंसते हुए कहा, ये कैसे संभव नहीं हो सकता? ये देखो। तब झाओ हाई ने अपना हाथ लहराया, जैसे ही मरे हुए का घन आगे बढ़ा। जब यह आगे बढ़ रहा था, कुछ मरे हुए जादुई जानवर धीरे धीरे रेंगते रहे और सेना के किनारों पर 4 अलग अलग सेनाएं बनाई, जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थीं। इलेक का ध्यान आकर्षित न करने के लिए गठन के अन्य स्थानों में बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस बार इलेक पहले से ही बहुत सावधानी बरत रहा था। झाओ हाई का हमला उसे अपने अगले आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने में कामयाब रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी पार्टी झाओ हाई थी या नहीं, लेकिन उनके मरे हुए आदेश ने इलेक को चौंका दिया। इस वजह से भले ही झाओ हाई ने अपने क्यूब फॉर्मेशन को आगे बढ़ाया, लेकिन इलेक ने अपने गार्ड को कम करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वह अचानक सामने आने वाले किसी भी बदलाव के लिए तैयार थे। झाओ हाई ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया, ध्यान से यह सुनिश्चित किया कि उसकी संरचना पर किसी का ध्यान न जाए। झाओ हाई को पता था कि लिजी के गठन को सफल बनाने के लिए प्रारंभिक कदमों पर विचार करना आवश्यक है। जब शत्रु का ध्यान मध्य सेना पर केंद्रित हो, तभी चारों भुजाओं को अपनी चाल चलने की अनुमति मिलेगी। इलेक झाओ हाई की धीरे धीरे आ रही सेना को देखकर कुछ भ्रमित था। उन्हें समझ नहीं आया कि दूसरी पार्टी की अद्भुत संरचनाएं कहां गईं। यदि उन्होंने पहले किसी फॉर्मेशन का उपयोग किया था, तो इस बार उनके पास एक फॉर्मेशन होना चाहिए, ये निश्चित था। हालांकि क्या वे सचमुच इस तरह हमला करना चाहते हैं? इलेक को नहीं पता था कि क्या सोचना है, इसलिए उसने किसी भी बदलाव के लिए तैयारी करते हुए खड़े रहने का आदेश भेजा। उनकी निगाहें पूरी तरह से दूसरे पक्ष की सेना पर टिकी हुई थी, जो गठन में किसी भी बदलाव के संकेतों की तलाश में थी। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देखकर झाओ हाई मदद नहीं कर सके, लेकिन मंद मुस्कुराए और कहा, हमें विपरीत सेना का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई शंकु संरचनाओं का उपयोग करना चाहिए, फिर हम 4 किनारों पर हमला करेंगे। लिजी, तुम क्या सोचती हो? लिजी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मेरे गठन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात 4 किनारों पर हमला है। यदि हमने यह मौका खो दिया, तो दूसरा पक्ष जल्द ही कोई समाधान निकाल सकता है। आखिरकार दुश्मन एक अनुभवी जनरल है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने अपना हाथ हिलाया, क्योंकि उसकी घन संरचना छोटे शंकु संरचनाओं में बदल गई। फिर वह धीरे धीरे दूसरी सेना की ओर बढ़ा। इस हरकत को देखने के बाद इलेक एक लंबी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। जब तक ये वे विशेष संरचनाएं नहीं हैं, तब तक उसके पास इससे निपटने के साधन होंगे। हालांकि इलेक ने फिर भी इस मामले को हल्के में नहीं लिया, बल्कि वो फिलहाल अपने डिफेंस पर फोकस कर रहे थे। इस समय वह कोई गलत कदम उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। राक्षस बिच्छू की पूंछ अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। जल्द ही शंकु संरचना अंततः विरोधी सेना से भिड़ गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, कोई खास बातें नहीं हो रही थी। इससे इलेक के लिए अपनी सेना की कमान संभालना आसान हो गया। हर कोई पूरी तरह से उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा था। झाओ हाई और इलाक के बीच इस लड़ाई में लंबे समय तक कोई हमला नहीं हुआ। झाओ हाई ने कोई भी उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इलेक को पता चले कि उसके मरे हुए लोग लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करने में सक्षम थे। इलेक ने किसी भी लंबी दूरी के हमले का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वे मरे हुए लोगों के खिलाफ कितने अप्रभावी होंगे। जब तक इन मरे हुए लोगों को उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार नहीं किया जाता, वे तब भी जारी रख सकते थे और हमला कर सकते थे। इन मरे हुओं को लंबी दूरी के हमलों से मारना आसान नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे मछुआरे हों या जादुई जानवर, एक बार जादू का प्रयोग करने के बाद वे थोड़े समय के लिए कमजोर दिखाई देंगे। नजदीकी लड़ाई के खिलाफ ऐसा करना मौत को दावत देने के समान था। इस वजह से इलेक ने किसी भी लंबी दूरी के हमले का उपयोग करने से बचना चुना। दोनों पक्ष एक दूसरे से नुकसान उठाने के लिए हाथापाई कर रहे थे। झाओ हाई के हमले में बहुत सारे शंकु निर्माण थे, लेकिन इलेक पारंपरिक वर्लपूल युद्धाभ्यास का उपयोग करते हुए उन सभी को रोकने में कामयाब रहा। लेकिन इलेक ने छोटे भंवरों का उपयोग नहीं किया। वह इन शंकु संरचनाओं के विरुद्ध प्रदर्शित होने वाली रक्षात्मक शक्ति की मात्रा को अधिकतम करने के लिए एक बड़े भंवर का उपयोग कर रहा था। साथ ही ये दुश्मन की शंकु संरचनाओं की युक्तियों को भी धीरे धीरे कुंद कर देगा। इस भंवर संरचना को मछुआरों की सबसे रक्षात्मक रूप से शक्तिशाली संरचना माना गया था। लगभग सभी फिशमैन सेनाएं इसे कुशलता से उपयोग और निष्पादित करने में सक्षम थी। आखिरकार ये हमेशा काम आती है, खासकर ऐसी स्थितियों में। झाओ हाई का प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा है। ऐसा भी लगता है जैसे छोटे शंकु संरचनाओं का उनका उपयोग सही निर्णय था। उसी समय झाओ हाई और अन्य लोग भी उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह क्षण जब दुश्मन आराम करना शुरू कर दे। समय बीतता गया और इलाक को राहत महसूस होने लगी। दूसरा पक्ष उन्हें कुचलना चाहता था, लेकिन यद्यपि इलाक की हानि की दर दूसरी पार्टी की तुलना में अधिक थी, फिर भी दुश्मन के पास केवल 10 लाख लोग थे। यदि इलेक कुछ और समय तक टिक सकता है, तो दुश्मन के पास उन्हें कुचलने के लिए कोई सेना नहीं बचेगी। इस समय लिजी ने देखा कि दूसरा पक्ष मौजूदा स्थिति से काफी आकर्षित था, इसलिए वह तुरंत झाओ हाई की ओर मुड़ी और कहा, बिग ब्रदर है, ये हमला करने का समय है। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर एक इरादे से 4 भुजाएं अचानक उसके गठन के चारों कोनों से बाहर निकल आईं।
वे सभी एक साथ विपरीत पक्ष के घन निर्माण के 4 किनारों के लिए जा रहे हैं। ये परिवर्तन बहुत अचानक आया। दुश्मन को उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाय और अन्य लोग ये कदम उठाएंगे। मछुआरे पहले से ही इस घन निर्माण के आदी थे। पैंतरेबाजी की समग्र कमान के लिए आसान होने को ध्यान में रखते हुए चारों किनारों को न हिलाया गया। लेकिन झाओ हाई को यह समस्या नहीं थी। वह मरे हुए लोगों की कमान संभाल रहा था। भले ही पूरी संरचना को सामूहिक कदम उठाना पड़े, फिर भी ये बहुत संभव था। झाओ हाई का गठन रूप में किसी भी बदलाव के लिए बेहद लचीला था। दानव की 4 भुजाएं अब 4 शंकु संरचनाओं में बदल गई थी क्योंकि उसने विपरीत पक्ष के घन गठन के 4 किनारों पर हमला किया था। और चूंकि झाओ हाई ने पहले ही दुश्मन का ध्यान केंद्र सेना की ओर आकर्षित कर लिया था, इस आश्चर्यजनक हमले पर उनकी प्रतिक्रिया बहुत देर से आई। इससे पहले कि इलेक और अन्य कोई प्रतिक्रिया दें, 4 शंकु संरचनाएं अब घन संरचना के मूल में अपना रास्ता बना रही थीं। किनारों पर मौजूद 4 सैनिकों को उम्मीद नहीं थी कि उन पर हमला होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं थे। और चूंकि उनकी स्थिति किनारे पर थी, इसलिए उनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाना लगभग असंभव था। 4 मरे हुए गठन अब क्यूब गठन के माध्यम से मार रहे थे क्योंकि यह केंद्र की ओर बढ़ रहा था। इस समय सामने वाले भंवर को समस्या हो रही थी, इसलिए झाओ हाई ने इस अवसर का उपयोग अपनी केंद्र सेना को आगे बढ़ाने के लिए किया। इलेक युद्ध में किसी भी बदलाव की तलाश में था। जब 4 भुजाएं आई, इलेक ने एक पल के लिए घूर कर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने आदेश दिया, मुझे केंद्र में रखकर दुश्मन को जल्दी से रोको। उनके अधीनस्थ वास्तव में युद्धरत जनजातियां होने के योग्य थे। वे काफी मजबूत थे। उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया के बाद उन्हें तुरंत उनके नेताओं द्वारा स्थिर कर दिया गया। फिर केंद्र के रूप में इलेक के साथ अन्य सभी संरचनाओं ने अपनी चाल चली और इलेक को घेर लिया। फिर रोटेशन और काउंटर रोटेशन की परतें शुरू हुई। कुछ ही देर में घन संरचना के बीच में एक विशाल घूमता हुआ मनका देखा गया। लिजी को जिस कमजोरी का पता चला था, वह वास्तव में मछुआरों को पहले से ही पता थी। उन्होंने कई वर्षों से इस घन निर्माण का उपयोग किया है, तो वे इसकी कमजोरी से कैसे अनजान हो सकते हैं। चारों किनारों ने गठन का समर्थन किया, वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। कुछ लोग घन निर्माण को तोड़ने के लिए इस कमजोरी का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए मछुआरों ने तुरंत इससे निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया। विधि वास्तव में बहुत सरल थी। इसका उद्देश्य उन किनारों पर विशिष्ट सैनिकों के एक समूह को इकट्ठा करना था ताकि इसे टूटने न दिया जाए। साथ ही उन्होंने एक रक्षात्मक संरचना भी विकसित की जिसे बॉल कहा जाता है। इस बॉल फॉर्मेशन का उपयोग इलेक अभी कर रहा था। केंद्र में कमांडर के साथ गोला घूमता रहेगा और परत दर परत घूमता रहेगा। यह मांस की चक्की की तरह दिखता है, जो कोई भी इस संरचना में प्रवेश करेगा उसे पीसकर पेस्ट कर दिया जाएगा। इन दोनों तरीकों के अलावा गठन तोड़ने के इस तरीके में भी एक कमजोरी थी। इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए आवश्यक सैन्य आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। उनकी गतिविधियां तेज होनी चाहिए और उनकी गतिविधियां एकीकृत होनी चाहिए, जिससे इसकी संरचना बहुत सख्त हो जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उन 4 हमलावर डिवीजनों में से किसी एक में भी कोई खराबी होती तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ जाता। ठीक इसी वजह से क्यूब निर्माण को तोड़ने की यह विधि धीरे धीरे उपयोग से गायब हो गई है, जिससे फिशमैन सेनाओं में क्यूब निर्माण हावी हो गया है। हालांकि गेंद का गठन एक बहुत अच्छा रक्षात्मक पैंतरेबाजी था और क्यूब के चारों किनारों पर हमले से बचाव कर सकता था, फिर भी इसकी रक्षात्मक शक्ति बलपुल से कम थी। इसके अलावा इसकी जवाबी हमला करने की क्षमता बेहद कम है। इस वजह से ये फॉर्मेशन हमेशा एक बैकअप फॉर्मेशन रहा है। इस समय लगभग किसी ने भी इस संरचना का उपयोग नहीं किया। स्वाभाविक रूप से लिजी और अन्य लोगों को उन विचारों के साथ साथ अपने हमले के उपयोग में प्रतिबंधों के बारे में पता नहीं था। आखिरकार वे मरे बिना आदेश दे रहे थे, इसलिए उन्हें अपने गठन में छोटी मोटी खामियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इलाक ने अपनी बॉल फॉर्मेशन की, तो झाओ हाई का आक्रमण बेकार हो गया। आक्रमण में गेंद का गठन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जब रक्षा की बात आती है तो यह निश्चित रूप से अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। विशेष रूप से लिजी के 4 दानव हथियारों जैसे छोटे हमलों के खिलाफ यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी था। कुछ ही समय में झाओ हाई द्वारा भेजे गए मरे हुए 4 डिवीजनों को शून्य में पीस दिया गया था। झाओ हाई ने इस बारे में कोई चिंता नहीं की और अपने मरे हुओं को पीछे हटने का आदेश दिया और दूर जाने से पहले अपने घन गठन में सुधार किया। इस समय इलेक ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। हाल के हमलों ने उसे इतना डरा दिया था कि पीछा करने का ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं आया। इलेक को उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई एक ऐसी संरचना का उपयोग करेगा जो क्यूब की कमजोरी को लक्षित करेगी। किसी को पता होना चाहिए कि इस पद्धति का उपयोग इतने वर्षों से नहीं किया गया है। यदि इलेक की सेना दुर्जय न होती तो शायद उसे उसी समय अपनी जान गंवानी पड़ती। इलेक को समझ नहीं आता कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है। दूसरा पक्ष मरे हुए का उपयोग कर रहा था, इसलिए ये सोचना स्वाभाविक था कि वे सभी व्यय योग्य थे। हालांकि दूसरा पक्ष उसके मरे हुओं का उपयोग इस तरह कर रहा था जैसे कि वह एक सेना हो और कुछ नुकसान उठाने के बाद पीछे हट गया। ये पूरी तरह से विपरीत था जो एक डार्क मैच को करना चाहिए था। इलेक और अन्य सी ड्रैगन का अन्य ड्रैगन के साथ संबंध सिर्फ 1 या 2 दिन में स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि डार्क मैजेस क्या थे। और वे स्पष्ट थे कि डार्क मैजेस जब बहुत सारे मरे हुओं को आदेश दे रहे थे तो वे उन्हें झुंड की तरह हमला करने देंगे। इस तरह डार्क मैजेस कम जादू के साथ साथ मानसिक शक्ति का भी उपयोग करेंगे। जब डार्क मैजेस मरे हुओं को आदेश देते हैं तो वे जादुई शक्ति का उपयोग करते हैं, हालांकि उनकी मानसिक शक्ति की खपत और भी अधिक थी। जब डार्क मैजेस संरचनाओं का उपयोग करते हैं तो वे निश्चित रूप से सामान्य से अधिक मानसिक शक्ति का उपयोग कर रहे होंगे। इस वजह से बड़ी संख्या में मरे हुए लोगों के साथ हमला करते समय डार्क मैजेस ने शायद ही कभी संरचनाओं का उपयोग किया हो। लेकिन सामान्य रीति रिवाजों के विपरीत झाओ हाई ने वास्तव में मरे हुए लोगों को संरचनाओं में व्यवस्थित किया और उन्हें किसी भी सामान्य सेना की तरह लड़ने के लिए भी कहा। इससे इलाक भ्रमित हो गया और साथ ही झाओ हाई से डरने लगा। इस बिंदु पर इलेक को लगभग यकीन था कि दूसरी पार्टी झाओ हाई थी। यदि दूसरा पक्ष डार्क मैजिस की एक बटालियन से बना होता तो वे मरे हुए लोगों को इतनी आश्चर्यजनक हद तक नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते। मरे न केवल संरचनाओं को बदल सकते हैं, बल्कि यह प्रतिद्वंद्वी की सुरक्षा में कमजोरियों को भी निशाना बना सकते हैं। ये बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं था जिसे करने में डार्क मैजिस का एक समूह सक्षम था। एक डार्क मैज निश्चित रूप से मरे हुओं को नाजुक स्थिति में ले जा सकता है, हालांकि उनमें से एक समूह ऐसा नहीं कर सकता है। आखिरकार दर्जनों डार्क मैज को ढूंढना बहुत मुश्किल था जो डार्क मैजिक में समान ताकत और कौशल वाले थे। और चूंकि उनकी कुशलताएं भिन्न भिन्न थी, इसलिए यह अवश्यंभावी था कि उनके नियंत्रण में थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी। ये छोटी छोटी गलतियां युद्ध के मैदान के लिए घातक हो सकती हैं। जो कुछ हुआ उसकी एकमात्र तार्किक व्याख्या ये थी कि केवल एक ही व्यक्ति मरे हुए लोगों की पूरी सेना को नियंत्रित कर रहा था। इलाक ने दूसरे पक्ष की पहचान की पुष्टि करने का साहस क्यों किया? इसका कारण ये तथ्य था कि उसका सामना लोगों से नहीं बल्कि मरे हुए लोगों से था।
अंततः डार्क मैजेस सैन्य आदमी नहीं थे। युद्ध के मैदान में उनकी असली ताकत उनके मरे हुओं पर निर्भर थी। केवल कुछ डार्क मैजेस ही एक ही समय में सेना संरचनाओं का अध्ययन करने का साहस करेंगे। आखिरकार जादू की खेती और संरचनाओं का अध्ययन करने के बीच फेरबदल करना लगभग असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मरे हुए सेना में कोई भी निम्न और मध्यम स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं। इन अधिकारियों की गुणवत्ता सेना की प्रभावशीलता पर भारी प्रभाव डालेगी। कुछ अच्छे निम्न और मध्यम स्तर के अधिकारी युद्ध के मैदान में किसी भी छोटे बदलाव को पहचान सकते हैं और उचित समायोजन कर सकते हैं। एक कमांडर का शब्द इस प्रकार के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। वे पहले से ही वही कर सकते हैं जो उनसे अपेक्षित था और शायद उससे भी अधिक। हालांकि मरे अलग थे। वे लड़ने से पहले सोचते नहीं हैं, वे बस वही करते हैं जो उन्हें करने का आदेश दिया गया था। इसके कारण डार्क मैजेस ने अपनी लड़ाई के तरीके में संरचनाओं को बेकार मान लिया। वे अपने मरे हुए दुश्मनों को तब तक कुचलने दे सकते हैं जब तक कि उनमें से एक प्रबल न हो जाए। एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर दी कि दूसरी पार्टी झाओ हाई है, तो इलेक डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। झाओ हाई के लिए मरे हुओं को इस हद तक आदेश देने की क्षमता के बारे में सोचना बहुत डरावना था। ये कुछ ऐसा था जिसकी इलेक को उम्मीद नहीं थी। इस समय इलेक को लगा कि वह एक बुद्धिमान कमांडर और उसकी सेना के खिलाफ लड़ रहा है, न कि एक डार्क मैज और उसके मरे हुए लोगों के खिलाफ। हालांकि इलाक प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचाव करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे जो नुकसान हुआ वह छोटा नहीं था। विशेष रूप से आखिरी मुठभेड़ के दौरान इसने इलेक के खराब जीवन को लगभग खत्म कर दिया। इस वजह से जब झाओ हाई पीछे हट गया तो इलेक ने तुरंत अपने घन गठन में सुधार किया। हालांकि उन्होंने बॉल फॉर्मेशन को तैयार रखा ताकि कोई दूसरा आक्रमण उनके रास्ते में न आ जाए। लेकिन इलेक सावधान रहने के बावजूद भी बहुत चिंतित था। दूसरी पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सेना की मौजूदा ताकत की वजह से। जिन सैनिकों की उसने कमान संभाली थी वे सभी मछुआरे से बने थे और मछुआरे जीवित प्राणी थे। मरे हुए लोगों के विपरीत इन लोगों की सीमाएं थी कि उनका शरीर कितना तनाव झेल सकता है। इलेक इस समय अपनी सेना की समग्र शक्ति को लेकर चिंतित था। आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास से गुजरने के बाद उसकी सेना इस समय काफी थक गई होगी। जब उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी तो उनकी स्थिति विनाशकारी स्तर तक पहुंच जाएगी। इलेक को झाओ हाई के आ जाने का उद्देश्य ठीक से समझ नहीं आया। वह क्यों आए? क्या वह वापस लौटने के लिए 10 लाख मरे हुओं के साथ हमला करना चाहता था? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या झाओ हाई इतना अहंकारी था? झाओ हाई और अन्य वर्तमान में ब्लेड स्केल वेल के अंदर थे। लिजी का चेहरा काफी बदसूरत हो गया जब उसने कहा, बिग ब्रदर है, ऐसा लगता है कि यह तरीका मछुआरों ने पहले ही सोच लिया था। अन्यथा वे इतनी जल्दी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, उनकी प्रतिक्रिया वास्तव में बहुत अच्छी थी। लेकिन चूंकि मछुआरों को पहले से ही इस कमजोरी के बारे में पता था तो उन्होंने अब इसका उपयोग क्यों नहीं किया? मैं इस बारे में काफी उलझन में हूं। लिजी ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार असफल हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे फॉर्मेशन का पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। झाओ हाई ने फीकी मुस्कान दिखाई और कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि इसका उपयोग पहले भी किया जा चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब इसका उपयोग नहीं कर सकते। चूंकि मछुआरे शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करते थे तो आपके गठन में कुछ कमियां होनी चाहिए। यदि आप उनका समाधान ढूंढ सकें तो क्या आप युद्ध के मैदान में अजय नहीं होंगे? लिजी ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा और कहा, इस संरचना में वास्तव में बहुत सारे कमजोर बिंदु हैं। मैं इसे सुधारने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेगन, चलो चलें। इसी समय अचानक काइया की आवाज आई, यंग मास्टर, मैंने कुछ दिलचस्प खोज निकाला है। एक नजर देखना चाहते हैं? झाओ हाई ने घूर कर देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उनके जवाब देने के बाद कइयर ने मॉनिटर के डिस्प्ले को बदल दिया, जिसमें ड्रैगन पैलेस की छवि दिखाई गई। झाओ हाई और अन्य लोग छवि देखकर हिल गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी चट्टान होगी। इसके अलावा दूसरा पक्ष वास्तव में इसे स्थानांतरित करने में सक्षम था। ये बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन जब मॉनिटर ने इसे जूम किया तो समूह को कुछ पता चला। स्वाभाविक रूप से कइयर उन्हें ड्रैगन पैलेस नहीं दिखाना चाहता था, बल्कि इसके बजाय महल में कुछ और दिखाना चाहता था। झाओ हाई और अन्य अभी भी ड्रैगन पैलेस से कुछ दूरी पर थे, इसलिए उनकी आंखें इसे देखने में सक्षम नहीं थीं। केवल मॉनिटर के माध्यम से ही वे इसे देख पा रहे थे। कइयर द्वारा छवि को बड़ा करने के बाद कई लोग दिखाई दिए। जब झाओ हाई ने इन लोगों को देखा तो वह घूरे बिना नहीं रह सका। उसने पहले सी ड्रैगन नहीं देखा था, लेकिन उसने लुओ से उनके बारे में सुना था। सी ड्रैगन्स ने नीले वस्त्र क्यों पहने थे? इसका कारण यह था कि ये वस्त्र वास्तव में उनके तराजू थे। ड्रैगन आमतौर पर कोई अन्य वस्त्र नहीं पहनते थे, अन्यथा यह उनके साथ ही बदल जाता। इस वजह से झाओ हाई को एलेक्स के नीले वस्त्र से यकीन था कि वह एक सी ड्रैगन था। इसके अलावा ये निश्चित था कि उनकी स्थिति बहुत कम नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य सभी समुद्री ड्रैगन उसे अपना केंद्र बना रहे थे। लेकिन ये सी ड्रैगन झाओ हाई के ध्यान का केंद्र बिंदु नहीं था, यह उसके ठीक बगल में 2 अन्य लोग थे। उन दोनों में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सुनहरा वस्त्र पहना था। दूसरे व्यक्ति ने लाल वस्त्र पहना था और वह पवित्र आभा बिखेर रहा था। जब झाओ हाई ने इस लाल लबादे वाले व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यह पवित्र व्यक्ति क्या था, वह निश्चित रूप से रेडियंट चर्च का कोई व्यक्ति था। इस बिंदु पर झाओ हाई को पहले से ही चर्च की एक निश्चित समझ थी। किसी के लिए ये लाल वस्त्र पहनने का मतलब था कि यह व्यक्ति एक आर्चबिशप था। इस बारे में सोचने के बाद झाओ हाई कुछ समय के लिए जोशुआ को देखने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह जोशुआ का नाम नहीं जानता था, फिर भी झाओ हाई ने उस व्यक्ति की छवि उसके दिमाग में अंकित कर दी। शत्रु को समझने का यह अच्छा अवसर था। झाओ हाई पहले से ही जोशुआ को एक उन्नत स्तर के मरे हुए व्यक्ति में बदलने के बारे में सोच रहा था। उसके बाद झाओ हाई को रेडियंट चर्च की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में पता चलेगा। जोशुआ के चेहरे को याद करने के बाद झाओ हाई ने अपना ध्यान सुनहरे लबादे वाले आदमी की ओर लगाया। इस व्यक्ति का स्वभाव किसी दुर्जय व्यक्ति जैसा था। इसके अलावा झाओ हाई महसूस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की आभासी ड्रैगन के समान थी। इससे झाओ हाई ने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति ड्रैगन रेस से था। झाओ हाई ने दूत एओके को ध्यान से देखा। जब उसने एओके के सुनहरे बालों पर छिपे सींगों को देखा तो झाओ हाई को एओके की स्थिति का यकीन हो गया। लौरा और अन्य लोग भी उन दोनों को समान रूप से देख रहे थे और उनकी विशेषताओं का पता लगाने में भी तत्पर थे। आखिरकार दोनों लोग बेहद स्पष्ट दिख रहे थे, उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का भी प्रयास नहीं किया। लौरा का चेहरा भारी हो गया और वह झाओ हाई की ओर मुड़ी और बोली, भाई हाई, ऐसा लगता है जैसे रेडियंट चर्च और ड्रैगन वास्तव में सहयोगी हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी अटकलें पक्की हो गई हैं। ड्रैगन वास्तव में दैवीय जाति के लोग थे।
झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, इन दो लोगों का उद्भव हमारे अनुमानों की ओर पुष्टि करता है। दैवीय जाति वास्तव में पहले से ही क्रियाशील है। चूंकि रेडियंट चर्च विफल हो गया था, वे इसके बजाय फिशमैन रेस में चले गए। भले ही रेडियंट चर्च सफल हो या न हो, वे फिर भी समुद्र पर विजय प्राप्त करेंगे। जब तक वे यहाँ अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं, तब तक उन्हें अजेय माना जा सकता है। लिजी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो अब हम क्या करें? क्या हम उनसे निपटते हैं? झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम पीछे हटते हैं और लुओ यंग को इस जानकारी के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम प्रेयरी और बॉनो के पास जाएंगे और उन्हें भी यह जानकारी बताएंगे। मेगन ने सिर हिलाया और कहा, सही है, जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बोना पर्वत अक्रा पर्वत से अधिक दूर नहीं है। यदि बोने इस बात से अनभिज्ञ रहे तो संभव है कि उन्हें भारी हानि उठानी पड़े। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने हाथ हिलाया क्योंकि मरे हुए जीवों ने सी ड्रैगन सेना की ओर काली गैस उगल दी। जब इलाक ने यह देखा तो उसने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने तुरंत धीरे धीरे पीछे हटने का आदेश दिया। वह काली गैस से लिपटना नहीं चाहता था, कौन जानता था कि वह क्या कर सकती है। सौभाग्य से काली गैस तेज नहीं थी, इसलिए इलेक की सेना सफलतापूर्वक वापस लौटने में सफल रही। हालांकि इलेक को अचानक कुछ अजीब पता चला। काली गैस बस युद्ध क्षेत्र के चारों ओर बहती रही, आगे नहीं जा रही थी। इसके अलावा गैस का झुरमुट केंद्र की ओर सिकुड़ने लगा। इस बिंदु पर इलेक को तुरंत समझ में आ गया कि दूसरी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि उसका चेहरा बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने तुरंत अपनी सेना को पूरी तरह से पीछे हटा दिया। साथ ही उसने एलेक्स को सुदृढ़ीकरण के लिए संदेश भी भेजा। इलेक ने ऐसा क्यों किया? इसका कारण यह था कि वह समझ गया था कि काली गैस ने लाशों को मरे हुए में बदलने के अलावा और कुछ नहीं किया है। झाओ हाई अधिक मरे हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा था। एक बार जब झाओ हाई इस प्रक्रिया को पूरा कर लेगा तो उसकी अजेय सेना बढ़ जाएगी। जब वह समय आएगा तो झाओ हाई से निपटना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। कुछ ही देर में काली गैस गायब हो गई और पूरे युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर दिया। घटनास्थल पर कोई शव नहीं बचा। इलेक का चेहरा अविश्वसनीय रूप से बदसूरत था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सेना को पूरी तरह से पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि इलाक को आश्चर्य इस बात से हुआ कि झाओ हाई की सेना धीरे धीरे पीछे हट रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पीछे हट रहे हैं, उनका हमला जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। इससे इलाक को आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उसे राहत भी महसूस हुई। वह वास्तव में दूसरे पक्ष के हमला करने से डरता था। यदि उन्होंने हमला किया तो इलाक को यकीन नहीं था कि वह इसे रोक पाएगा। स्वाभाविक रूप से इलेक ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि प्रतिद्वंद्वी पीछे क्यों हट गया, लेकिन यह उनके लिए अच्छा था कि वे पीछे हट गए। इलेक वास्तव में आज झाओ हाई से भयभीत था। मरे हुए लोगों की ताकत के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गठन की अचानक हुई हलचलें भी दुर्जय थीं। सच कहूं तो इलेक को झाओ हाई से काफी ईर्ष्या थी। मरे हुए लोगों पर झाओ हाई की कमान कुछ ऐसी थी जो इलाक चाहता था। किसी सेना की कमान संभालने में सक्षम होना जैसे कि वह आपका अंग हो, एक कमांडर के सपने का शिखर था। लेकिन उस सपने को पूरा करना नामुमकिन होगा। भले ही किसी के पास दुनिया की सबसे अनुशासित सेना हो, फिर भी उन्हें एक साथ समन्वित करना काफी समस्या साबित होगी। इससे इलाक को इच्छा हुई कि उसके पास झाओ हाई के समान एक सेना हो। इलेक ने सोचा कि अगर उसके पास झाओ हाई की मरे जैसी कोई सेना होती तो वह हर लड़ाई में अपराजित रहता। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वह एक डार्क मैच नहीं था, वह झाओ हाई को हासिल नहीं कर सकता था। इस समय एलेक्स और अन्य लोगों ने भी झाओ हाई के पीछे हटने पर ध्यान दिया, इसलिए उसने इलाक की ओर जाने वाले सुदृढ़ीकरण को रोक दिया। हालांकि हालिया लड़ाई ने एलेक्स की आंखें सिकोड़ लीं। उसने सोचा कि यदि वह इलेक की जगह होता तो भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। इस समय एओके की आवाज सुनाई दी, जोशुआ, क्या आप दूसरे पक्ष की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं? ये लड़का न केवल मरे हुओं को आदेश देने में अच्छा है, बल्कि उसकी संरचनाएं भी चतुर हैं। ऐसे लोगों से निपटना बहुत अच्छा नहीं होता। जोशुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 100% पुष्टि कर सकता हूं कि दूसरी पार्टी झाओ हाई है। केवल झाओ हाई ही इस हद तक मरे हुओं को आदेश दे सकता है। अन्य डार्क मैजेस ऐसा करने में सक्षम ही नहीं है। एलेक्स ने सिर हिलाया और कहा, चलो ग्रेट हॉल में लौटें और बात करें। फिर समूह ग्रेट हॉल में लौट आया, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, एलेक्स ने अपने बगल वाले व्यक्ति को एक संदेश छोड़ा, जाओ जनरल इलेक को ग्रेट हॉल में बुलाओ। उस व्यक्ति ने जाने के लिए मुड़ने से पहले सिर हिलाया। जल्द ही तीनों लोग ग्रेट हॉल में लौट आए हैं। अपने मेहमानों की सीटों की देखभाल करने के बाद एलेक्स जोशुआ की ओर मुड़ा और कहा, बिशप, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं कि प्रतिद्वंद्वी झाओ हाई है? जोशुआ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे इस पर यकीन है। कोई अन्य डार्क मैच वह नहीं कर सकता जो उसने अभी किया। यहाँ तक कि कैसी परिवार के लोग भी इतने कुशल नहीं हैं। पूरे महाद्वीप में मरे हुओं को आदेश देने में सबसे कुशल झाओ हाई है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि दूसरा पक्ष वही है। एलेक्स का चेहरा डूब गया, फिर उसने कहा, इस झाओ हाई से निपटना बहुत मुश्किल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह यहाँ से बाहर हो जाए, अन्यथा वह परमेश्वर की योजनाओं में एक बुरा कारक होगा। एओके ने सिर हिलाया और कहा, सही है, ये झाओ हाई बहुत भयंकर है। वह न केवल मरे हुओं को आदेश दे सकता है, बल्कि युद्ध संरचनाओं का प्रदर्शन भी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मरे हुए लोग बहुत मजबूत थे, ताकत में कम से कम 5वीं या 6ठी रैंक। ये बहुत डरावना है। साथ ही वह जाने से पहले और अधिक लाशें हासिल करने में भी कामयाब रहा। ऐसा लगता है जैसे वह सामूहिक रूप से मरे भी नहीं बन सकता। जमीन पर 5वीं या 6ठी रैंक के 10 लाख योद्धाओं के निहितार्थ की कल्पना करें। जोशुआ ने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में डरावना है। इस व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए, वह हमारी योजनाओं के लिए खतरा है। इसी समय इलाक आ गया। एलेक्स ने तुरंत उसे इशारा किया। एलेक्स द्वारा उसे सीट देने से पहले इलेक ने तीनों को सलामी दी। तब एलेक्स ने इलेक की ओर देखा और कहा, इलेक, जब तुम प्रतिद्वंद्वी से लड़े तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? क्या आप उनकी पहचान सकते हैं? बिना देर किए इलेक ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि दूसरी पार्टी झाओ हाई है। ऐसी सेना की कमान डार्क मैजिस की टीम द्वारा नहीं संभाली जा सकती। इसे केवल एक ही व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, अन्यथा नियंत्रण की वह डिग्री हासिल नहीं की जा सकती। एलेक्स ने सिर हिलाया, वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि प्रतिद्वंद्वी झाओ हाई है। फिर एलेक्स ने आगे पूछा, मरे हुए वे कितने मजबूत हैं? प्रतिद्वंद्वी की फॉर्मेशन करने की क्षमता कैसी है? इलेक ने उत्तर दिया, मरे हुए बहुत ताकतवर हैं, लगभग 5वीं रैंक के जादुई जानवर के समान। जहां तक संरचनाओं की बात है तो वे काफी कमजोर नजर आती हैं। हालांकि निरंतर अभ्यास के साथ वे निश्चित रूप से युद्ध के मैदान पर खतरा होंगे।
महाराज, इस व्यक्ति को अवश्य हटाया जाना चाहिए, अन्यथा वह हमारी सी ड्रैगन जनजाति के लिए एक बड़ा खतरा होगा। एलेक्स का चेहरा पूरी तरह डूब गया। इलेक, जोशुआ और एओके एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। झाओ हाई की ताकत के साथ उसे अब और जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एलेक्स ने अपना सिर जोशुआ की ओर घुमाया और कहा, बिशप, आपके क्या विचार हैं? इस झाओ हाई को कभी भी समुद्र नहीं छोड़ना चाहिए, हम उसे भागने नहीं दे सकते। जोशुआ ने सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से यहाँ झाओ हाई से निपटना आसान होगा, महाद्वीप में उसे मारना कठिन होगा। मैंने सुना है कि बुडा कबीले की कई 9वीं रैंक हैं, इसके अलावा इस झाओ हाई की व्यक्तिगत ताकत भी काफी अच्छी है। महाद्वीप में अफवाहें फैल रही हैं कि उसके पास स्पेस डाइवर्जेंट क्षमता है। जब हम उससे निपटते हैं तो हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए। एओके ने घूर कर देखा, फिर उसने भौहें चढ़ा दी और कहा, उसके पास अंतरिक्ष विचलन क्षमता भी है। अगर यही मामला है तो चीजें और अधिक परेशानी भरी हो जाएंगी। मैंने सुना है कि ऐसी क्षमता वाले लोगों को पकड़ना लगभग हमेशा असंभव होता है। भागने की उनकी क्षमता स्वर्ग के नीचे अद्वितीय है। जोशुआ ने सिर हिलाया, मुझे ये पता है, इसलिए मैं हमारे चर्च के अवशेष भेजने की योजना बना रहा हूँ। इस बार चाहे कोई भी कीमत हो, हमें झाओ हाई को खत्म करना होगा। तब एलेक्स ने कहा, अवशेष? कौन सा अवशेष? क्या यह अंतरिक्ष अपसारी तकनीक वाले किसी व्यक्ति को भागने से रोक सकता है? जोशुआ ने सिर हिलाया, यह अवशेष विशेष रूप से उन लोगों से निपटने के लिए है जिनके पास अंतरिक्ष भिन्न क्षमताएं हैं। जब तक हमारे पास वह अवशेष है, झाओ हाई निश्चित रूप से भाग नहीं सकता। दूत एओके ने भौहें सिकोड़कर कहा, आर्कबिशप, ये चुटकुले सुनाने का समय नहीं है। क्या यह अवशेष भगवान द्वारा प्रदत्त कोई चीज है? अन्यथा ये संभवतः स्थान को कैसे स्थिर कर सकता है? जोशुआ ने अपना सिर हिलाया और फिर आह भरते हुए कहा, हालांकि यह अवशेष भगवान द्वारा प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन यह वास्तव में रेडियंट चर्च के लिए बहुत महत्व रखता था। महाद्वीप में पहले भी अंतरिक्ष संबंधी विभिन्न क्षमताओं वाले कई लोग रहे हैं। इन लोगों से निपटना बेहद कठिन था। उनके पास न केवल मजबूत आक्रमण शक्ति होती है, बल्कि उन्हें पकड़ना भी असंभव होता है। जब भी रेडियंट चर्च का इन लोगों से सामना होता, हमें हमेशा भारी नुकसान होता। एओके और एलेक्स ने सिर हिलाया, वे ये भी समझते थे कि अंतरिक्ष भिन्न क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं से निपटना सबसे कठिन लोग थे। यदि आप किसी को इस तरह से अपमानित करते हैं तो वे आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, साथ ही जब चाहें तब बच निकलने में भी सक्षम होंगे। इस क्षमता ने कई लोगों को अंतरिक्ष भिन्न क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के बारे में निराश कर दिया। जोशुआ ने आगे कहा, तब हमारे चर्च के 31वें पोप अस्तित्व में आए। इस बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन वह स्वयं एक अंतरिक्ष विचलन क्षमता वाला उपयोगकर्ता था। उन लोगों में से एक होने के नाते पोप जानते थे कि ऐसी क्षमता का अध्ययन करने या आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका सोचा, उन्होंने प्रयोग करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में कीमिया और जादू दोनों संरचनाओं का उपयोग किया, और वर्षों के शोध के बाद उन्होंने अंततः एक धातु तत्व जादू संरचना का निर्माण किया। इस संरचना का उपयोग अंतरिक्ष को अलग करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष भिन्न क्षमताओं में खराबी आ सकती है। हालांकि इस उपलब्धि ने उनकी जान ले ली। इस वजह से 32वें पोप ने इस संरचना को रेडियंट चर्च के पवित्र अवशेषों में से एक घोषित किया। एओके और एलेक्स अपने चेहरे पर सदमा प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई अपने शरीर का उपयोग प्रयोग करने के लिए करेगा। ये सब अंतरिक्ष भिन्न क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं से निपटने के एकमात्र उद्देश्य के लिए होगा। लेकिन शुरुआती झटके के बाद उन दोनों ने उस पोप के प्रति दिल से प्रशंसा व्यक्त की। एलेक्स ने आह भरी, फिर अपना मूड शांत किया और कहा, तो वास्तव में ऐसा कोई खजाना है? तो फिर अच्छा है, जैसे ही झाओ हाई आएगा, हम उसे इस जादुई संरचना की ओर आकर्षित करेंगे। एओके ने भी सिर हिलाया, मैंने भी कबीले को संदेश भेज दिया है। इस युद्ध में भाग लेने के लिए पैट्रियार्क 5 9वीं रैंक के ड्रैगन भेजेंगे। हालांकि चूंकि वे ड्रैगन मोतियों का उपयोग कर रहे होंगे, उनकी शक्ति कम हो जाएगी। अंत में इस युद्ध में मुख्य शक्ति अभी भी सी ड्रैगन ही होगी। जोशुआ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि गठन की सीमा बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा ये केवल अंतरिक्ष को अपने अंदर बंद कर सकता है। आंदोलनों के पारंपरिक तरीके अभी भी निर्बाध रहेंगे। इसलिए यदि हम झाओ हाई से निपटना चाहते हैं तो हमें अपने साधनों के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। एलेक्स ने सिर हिलाया, फिर वह इलेक की ओर मुड़ा और कहा, इलेक, क्या तुम्हारे पास झाओ हाई को लुभाने का कोई साधन है? हम पहले से ही संरचना तैयार कर लेंगे और फिर झाओ हाई को विशेषज्ञों द्वारा घेरने से पहले लालच देकर अंदर बुला लेंगे। उससे निपटने का यही एकमात्र अचूक तरीका है। इलेक ने सिर हिलाया और कहा, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमला करने के बाद हम धीरे धीरे पीछे हट सकते थे। ये देखकर मुझे पूरा यकीन है कि झाओ हाई नुकसान पहुंचाने के मौके का फायदा उठाएगा, और अगर हम हमला नहीं करते हैं तब भी मैं रक्षात्मक पंक्ति को आगे ले जा सकता हूं, जिससे झाओ हाई को गठन का पता चलने से पहले ही अंदर आना पड़ेगा। एलेक्स ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि हमें अगले दिनों में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आइए अपनी ताकत बनाए रखें और ड्रैगन और रेडियंट चर्च के अवशेष आने तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद हम झाओ हाई से एक ही बार में निपट लेंगे। जब तक हम झाओ हाई से निपट सकते हैं, कुछ ही समय बाद जलपरियां निश्चित रूप से गिर जाएंगी। एओके ने सिर हिलाया, हालांकि मरमेड कबीले से निपटना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है। जब तक हम उनकी सेना को यहां आकर्षित करते हैं, ड्रैगन कबीला कुछ लोगों को भेज सकता है और मरमेड द्वीप पर हमला कर सकता है। जैसे ही वह स्थान गिरेगा, हम विजय प्राप्त कर लेंगे। जोशुआ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर हम झाओ हाई से निपटने से पहले पवित्र अवशेष आने तक इंतजार करेंगे। इस बीच हम वहीं रुकेंगे और उसके आगे के हमलों से बचाव करेंगे। झाओ हाई इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जोशुआ और अन्य लोग पहले से ही उससे निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे। वह इस समय ब्लेड स्केल वेल के अंदर था और मेगन और लिजी के साथ आज की सामरिक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा था। वे लगभग आधे दिन तक लड़े थे और यह पता लगाने में सफल रहे थे कि उनकी युद्ध संरचनाओं में कमजोरियां थीं। हालांकि इन कमजोरियों का मतलब यह भी था कि सुधार की गुंजाइश थी। इस वजह से भले ही मेगन और लिजी ने दुश्मन को नहीं हराया था, फिर भी वे परिणाम के बारे में उत्साहित थे। वे तब तक बात करते रहे जब तक वे मरमेड कबीले की रक्षात्मक रेखा तक नहीं पहुंच गए। पहुंचने पर झाओ हाई ने तुरंत अपने मरे हुए लोगों को प्राप्त किया, क्योंकि वह सैनिकों के बीच कोई घबराहट पैदा नहीं करना चाहता था। लुओ यंग और अन्य लोग फॉर्मेशन के बाहर थे, झाओ हाई के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। लुओ यंग भी कुछ हद तक चिंतित थी, उन्होंने उसे मजबूत करने की तैयारी भी कर ली थी। इसलिए जब उसने झाओ हाई को लौटते देखा तो उसे तुरंत राहत महसूस हुई। झाओ हाई को एजियो ड्रैगन स्नेल में आमंत्रित करने के बाद लुओ यंग ने उसकी ओर देखा और कहा, मिस्टर झाओ हाई की यात्रा कैसी थी?
झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं और अधिक मरे पाने में कामयाब रहा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे एक बहुत ही दिलचस्प चीज का पता चला है। जब लुओ यंग ने झाओ हाई को सुना तो वह खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन पूछ बैठी, दिलचस्प बात। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, सी ड्रैगन्स में ड्रैगन रेस का एक व्यक्ति और साथ ही रेडियंट चर्च का एक आर्चबिशप भी था। क्या ये बहुत दिलचस्प नहीं है? क्या? लुओ यंग बड़े आश्चर्य में थी। वास्तव में, क्या श्रीमान ने वास्तव में एक ड्रैगन और रेडियंट चर्च के एक व्यक्ति को देखा था? झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, मैं इस मामले पर मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने एक ड्रैगन और रेडियंट चर्च से किसी को देखा। एक ने सुनहरा लबादा पहना था जबकि दूसरे ने लाल लबादा वाले आर्चबिशप के कपड़े पहने थे। ऐसा लगता है जैसे सी ड्रैगन का वास्तव में ड्रैगन और रेडियंट चर्च के साथ संबंध था। लुओ यंग का चेहरा बदसूरत हो गया, तो यह ऐसा है। इसके निहितार्थ बहुत भारी हैं। मरमिट द्वीप सतह पर है, जो उड़ने वाले ड्रैगन के हमलों के प्रति पूरी तरह से असुरक्षित है। यदि वे अचानक द्वीप पर आक्रमण कर दे तो बड़ी मुसीबत होगी। मैं इस जानकारी के लिए श्रीमान को धन्यवाद देता हूं, मैं इसे तुरंत महारानी को सौंप दूंगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा मेरे पास वास्तव में कहने के लिए और कुछ नहीं है। जनरल, मैं पहले वापस जाऊंगा। मुझे लगता है कि सी ड्रैगन्स आज हमला नहीं कर रहे होंगे, इसलिए जनरल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुओ यंग ने सिर हिलाया, वह जानती थी कि झाओ हाई ने इस बार सी ड्रैगन्स को बहुत मुश्किल से मारा होगा। उन्हें अभी आक्रमण के बारे में नहीं सोचना चाहिए। झाओ हाई के ब्लेड स्केल वेल में लौटने के बाद उन्होंने ग्रीन को जानकारी बताने से पहले आयरन माउंटेन किले में लौटने के लिए तुरंत अंतरिक्ष का उपयोग किया। उन्होंने ग्रीन को एक संदेशवाहक मछली भी दी और उसे इसका उपयोग करना सिखाया। उसके बाद वह गोल्डन आइलैंड गए और कुन, रॉकहेड और ब्लॉकहेड को जानकारी दी। फिर वह उन्हें भी समाचार बताने के लिए बौने पहाड़ों पर गया। झाओ हाई गांव के अंदर दिखाई नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय वह डिवाइन पैलेस के बाहर चौराहे पर दिखाई दिया। फिलहाल यहाँ कोई नहीं था, इसलिए उस पर नजर नहीं पड़ी। साथ ही यह जगह ड्वार्फ विलेज से ज्यादा दूर भी नहीं थी। झाओ हाई के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद एक बौना आया। इस बौने को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि उनका विदेशी बुजुर्ग झाओ हाई आया है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसका गांव में स्वागत किया। बिली इस समय काम के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए जब उसे पता चला कि झाओ हाई आया है तो उसने तुरंत उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित किया। उनके बैठने के बाद बिली ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, लिटिल हाई, तुम क्यों आए? कुछ हुआ क्या? झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और यह कोई मामूली बात नहीं है। पैट्रियार्क, क्या आप ड्रैगन और दिव्य जाति के बीच संबंध के बारे में जानते हैं? बिली ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, ड्रैगन और दिव्य जाति के बीच संबंध? उन दोनों का एक दूसरे से क्या लेना देना है? क्या ड्रैगन ने दैवीय जाति के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? जब झाओ हाई ने बिली को सुना तो उसे तुरंत पता चल गया कि बौनों ने ड्रैगन और दिव्य जाति के बीच संबंध को दर्ज नहीं किया है। सौभाग्य से झाओ हाई फिशमैन रेस में गए, अन्यथा ईश्वरीय जाति के इस छिपे हुए शतरंज के मोहरे के बारे में पता नहीं चल पाता। झाओ हाई ने आह भरते हुए कहा, ड्रैगन ने दैवीय जाति के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। हालांकि वे आक महाद्वीप के लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने ईश्वरीय जाति का पक्ष लिया और उनके कुत्ते बन गए। बिली ने घूर कर देखा, फिर उसका चेहरा बदला नहीं रह सका और उसने कहा, सचमुच? ये जानकारी तुम्हें कहां से मिली? ड्रैगन दैवीय जाति के कुत्ते कैसे हो सकते हैं? झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने बिली को फिशमैन दौड़ के साथ अपने अनुभव के बारे में बताया। बिली ने शांति से झाओ हाई की बात सुनी और जब झाओ हाई की बात खत्म हुई तो बिली ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन और डिवाइन रेस के बीच ऐसा रिश्ता होगा। सौभाग्य से हमें इसके बारे में पता चला, नहीं तो हमें निश्चित ही नुकसान होगा। आप अभी क्या करने की योजना बना रहे हैं? झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले मछुआरों को सी ड्रैगन से निपटने में मदद करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा और ड्रैगन से निपटने की कोशिश करूंगा। उनका ख्याल रखने की जरूरत है। अक्रा पर्वत पर उनका कब्जा करना बहुत बड़ा खतरा है। अक्रा पर्वत में जादुई जानवरों का साम्राज्य है। यदि हम उन्हें जादुई जानवरों पर नियंत्रण दिला दें तो युद्ध के समय वे दैवीय जाति के अच्छे हथियार बन जाएंगे। बिली ने सिर हिलाया, यदि वे वास्तव में दैवीय जाति के लोग हैं तो ये सही है कि उन्हें हटा दिया जाए। उच्च स्तरीय जादुई जानवर की बुद्धि हमसे कम नहीं है। यदि ड्रैगन उन पर नियंत्रण कर रहे होते तो ये हमारे लिए बिल्कुल बुरा होता। झाओ हाई सहमत हुए, फिर उन्होंने पूछा, कल्पित बौने के बारे में जानकारी कैसी है? अगर कुछ नहीं है तो हम उन्हें इस मामले के बारे में बताएंगे। आइए देखें कि वे इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बिली ने सिर हिलाया, फिर आह भरते हुए कहा, कल्पित बौने हमेशा धीमी गति से चलते हैं, हम इस मामले को लेकर चिंतित नहीं हो सकते। ठीक है, मेरे लोग कैसे हैं? क्या वे अच्छा कर रहे हैं? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वे पहले ही पर्यावरण के अनुकूल ढल चुके हैं और नए दोस्त बनाने में भी कामयाब रहे हैं। ठीक है, चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या हुआ था, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे अभी भी प्रेरी की ओर जाना है और बीस्ट किंग को इस मामले के बारे में सूचित करना है, जिससे वह भविष्य के लिए तैयार हो सके। द बीस्ट किंग इन दिनों बहुत खुश है। बीस्ट गॉड का भाला बीस्टमैन प्रेरी को वापस कर दिया गया है और बीस्टमैन के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। और बीस्ट किंग के लिए बीस्ट गॉड का भाला वापस मिलने से उसे संपूर्ण प्रेरी पर शासन करने में लाभ मिलेगा। हालांकि बीस्ट किंग नाम के पास शक्ति और प्रतिष्ठा थी, लेकिन इसका वास्तविक अधिकार उतना बड़ा नहीं था। इसके अलावा लान रेस भी किनारे पर इंतजार कर रही थी। इससे बीस्ट किंग काफी असहज हो गया। लेकिन अब जब उनकी दिव्य कलाकृतियां वापस आ गईं, तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। अतीत में वे विशाल युद्धक जनजातियां उसे अधिक महत्व नहीं देती थीं, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो गया है। यह उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए भी अच्छा था। जानवर राजा ने अन्य जानवरों को दैवीय जाति के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। बीस्ट किंग जानता था कि बीस्टमैन में कोई दोष है। जनजातियों के कुलपतियों के अलावा अन्य जानवर बहुत सरल दिमाग वाले थे, उनके लिए किसी भी रहस्य को उजागर करना बहुत आसान था। जानवर बौनों से भिन्न थे। बौने अपने पहाड़ के अंदर काम करते थे, जिसकी संरचना एक किले की तरह थी। कोई भी इंसान इसमें आसानी से अंदर बाहर नहीं जा सकता था। इसके कारण किसी बौने द्वारा बाहरी दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की संभावना न के बराबर थी। दूसरी ओर बीस्टमैन को विस्तृत प्रेरी में रखा गया था, जहां मानव व्यापारी अंदर और बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे और बीस्टमैन से आसानी से संपर्क करने में सक्षम थे। यदि डिवाइन रेस का मामला बहुत जल्द उजागर हो जाता तो रेडियंट चर्च को इसकी भनक जरूर लग जाती। इस वजह से दैवीय जाति से निपटने के लिए बीस्ट किंग की सभी तैयारियां गुप्त रूप से की गईं। इसे बीस्टमैन आबादी के अधिकांश लोगों से छिपाया गया।
इस योजना को सफल बनाने के लिए बीस्ट किंग को विभिन्न बड़ी युद्धक जनजातियों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी। अतीत में ये काफी हद तक असंभव था, लेकिन अब जब बीस्ट गॉड का भाला वापस आ गया है तो बीस्ट किंग का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया है, जिससे उसे अपनी योजना को पूरा करने की अनुमति मिल गई है। द बीस्ट किंग हाल के दिनों में युद्धक जनजातियों के भरोसेमंद कुलपतियों के संपर्क में रहा है। उसने उन्हें दैवीय जाति के बारे में बताया और उन्हें वापस लौटने और तैयारी करने से पहले मामले को गुप्त रखने की शपथ दिलाई। इस दिन बीस्ट किंग ने एक कार्य पूरा कर ही लिया था कि अचानक एक गार्ड ने खबर दी, झाओ हाई आ गया है। जब बीस्ट किंग ने यह सुना तो उसने अपने लोगों को झाओ हाई को अपने लिविंग रूम में ले जाने का निर्देश देने से पहले एक पल के लिए घूर कर देखा। झाओ हाई बीस्टमैन रेस के विदेशी राजकुमार हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रेरी में उनकी स्थिति अधिकांश लोगों से ऊपर है, जबकि उनकी प्रतिष्ठा बीस्ट किंग से कम नहीं है। चूंकि उसने जानवर भगवान के भाले को पुनः प्राप्त किया, जानवर उसके प्रति बहुत सम्मानजनक थे। यहाँ तक कि उनकी मैजिक लिली शॉप को बीस्टमैन द्वारा अच्छा स्वागत मिला है, जिससे उनका व्यवसाय बहुत अच्छा हो गया है। ये मैजिक लिली की दुकान झाओ हाई द्वारा खोली गई थी और चूंकि वह उनका विदेशी राजकुमार था, इसलिए बीस्टमैन ने उसे उनमें से एक के रूप में माना। बीस्टमैन अपने ही लोगों से खरीदारी का मूल्य जानते थे। इससे दुकान का व्यवसाय पूरे प्रेरी में बहुत लोकप्रिय हो गया। सौभाग्य से बुडा कबीले के पास माँ की परिवार का व्यवसाय नेटवर्क है, इसलिए चाहे कुछ भी हो, वे अपने पास आए सभी बीस्टमैन की सेवा कर सकते हैं। और चूंकि मैजिक लिली की दुकान ने हमेशा निष्पक्ष रूप से कारोबार किया, इसलिए प्रेरी में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, जिससे झाओ हाई की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ। टाइगर कबीले के एक व्यक्ति द्वारा कमरे में ले जाने के बाद बीस्ट किंग ने तुरंत कमरा खाली कर दिया, केवल झाओ हाई और उसे पीछे छोड़ दिया। फिर उसने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, लिटिल हाई तुम आए, क्या कुछ हुआ? झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, जब मैं फिशमैन रेस का दौरा कर रहा था तो मुझे कुछ पता चला। इस समय समुद्र में विद्रोह हो रहा है। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। मैंने वहां एक ड्रैगन और रेडियंट चर्च के एक व्यक्ति को देखा। इसके अलावा मैंने मरमेड कबीले से भी कुछ सीखा है। ड्रैगन ने आग महाद्वीप और दिव्य जाति के बीच युद्ध में भाग लिया है। हालांकि ड्रैगन देवताओं के पक्ष में थे। इससे मुझे संदेह हुआ कि ड्रैगन इक्के थे जिन्हें देवताओं ने छुपाया था, जो इस समय हमसे निपटने के लिए तैयारी कर रहे थे। यदि वे समुद्र पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गए तो उन्हें भविष्य के युद्ध में भारी लाभ होगा। और यदि हम रेडियंट चर्च और ड्रैगन को जोड़ दें तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह संभव हो सकता है कि ड्रैगन लोगों को यहां भेजेंगे। जब मैं मछुआरों के मामलों से निपट लूंगा तो मैं उन ड्रैगन से निपटने के लिए तुरंत अक्रा पर्वत पर जाऊंगा। बीस्ट किंग ने झाओ हाई की बात ध्यान से सुनी। सब कुछ सुनने के बाद उसका चेहरा बदलने से नहीं रह सका। क्या आप निश्चित हैं? ड्रैगन ने महाद्वीप में अजेय होने का दावा किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपकी सहायता के लिए कुछ जानवर भेज सकता हूं। आप बॉनो के साथ भी इस पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें सेना भेजने के लिए भी कह सकते हैं। हमारे आदमी पहले ड्रैगन से निपटेंगे। लेकिन झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, महाद्वीप के मनुष्य अभी भी दैवीय जाति के बारे में अनजान हैं। यदि आप ड्रैगन से निपटने के लिए अचानक सेना भेजते हैं तो ड्रैगन निश्चित रूप से इसे रोक देंगे। उस समय भयंकर युद्ध हो सकता है, जिससे हमारे पक्ष को कुछ हानि हो सकती है। बस अपनी ताकत बचाकर रखें। आप निश्चिंत रहें कि मैं इसे प्रबंधित कर सकता हूं। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीस्ट किंग ने झाओ हाई की ओर देखा, फिर उसने हल्के से आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो संदेश भेजने में संकोच न करें। हम जानवर अपने भाइयों के लिए मरने को हमेशा तैयार रहते हैं। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है महामहिम, मैं मछुआरों के पास वापस जा रहा हूँ। युद्ध अभी भी जारी है, मैं लंबे समय तक यूं ही नहीं जा सकता। फिर बीस्ट किंग ने व्यक्तिगत रूप से झाओ हाई को बाहर पहुंचाया। झाओ हाई को जाते देख बीस्ट किंग आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह अचानक अंदर ही अंदर असहाय महसूस करने लगा। बीस्टमैन आमतौर पर किसी चीज से नहीं डरते थे, लेकिन इस बार उनका दुश्मन बहुत मजबूत है। भले ही वे जानवर हों, उन्हें इसे धैर्यपूर्वक सहन करने की आवश्यकता थी। वे झाओ हाई को केवल एक बाहरी व्यक्ति की तरह देख सकते हैं क्योंकि वह रेडियंट चर्च और ड्रैगन के साथ काम करता है। इस विचार से बीस्ट किंग असहज महसूस करने लगा। झाओ हाई ने इस बारे में नहीं सोचा था। उनके लिए ड्रैगन रेस के बारे में बीस्टमैन और बॉनो को सूचित करने का महत्व सिर्फ उन दो दौड़ों को अपना बचाव करने के लिए था। वह चाहते थे कि वे यथासंभव सुरक्षित रहें। झाओ हाई के लिए ड्रैगन से निपटना बहुत मुश्किल नहीं है। जब झाओ हाई अंतरिक्ष में लौटे तो उन्होंने अंततः राहत की सांस ली। आखिरकार उसने रिसाव बंद कर दिया था। वह वास्तव में डर गया था कि इस रिसाव का ड्रैगन द्वारा फायदा उठाया जाएगा। महाद्वीप में कोई भी दिव्य जाति और ड्रैगन के बीच संबंध के बारे में नहीं जानता था। यदि ड्रैगन को दैवीय जाति के साथ हमला करना होता तो बीस्टमैन और बॉने निश्चित रूप से बड़े खतरे में पड़ जाते। अच्छा हुआ कि वह इस समय फिशमैन के पास आ गया। इस बारे में सोचते हुए झाओ हाई ने स्पेस के विला में प्रवेश किया, लेकिन जब वह अंदर गया तो देखता ही रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह स्थान इतना जीवंत होगा। जब वह अंदर गया तो झाओ हाई ने लॉरा, लिजी और मेगन को अंदर रणनीति पर चर्चा करते हुए देखा। स्वाभाविक रूप से लॉरा समय समय पर केवल टिप्पणियां दे रही थी। जो बहुत बात करते थे वे लिजी और मेगन थे। ऐसा लगता है कि लिजी और मेगन दोनों में रणनीति बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये कुछ ऐसा था जिसके साथ कोई पैदा होता है, सीखा नहीं जाता। एक बार जब वे युद्ध क्षेत्र के परिवर्तनों को समझने में सक्षम हो जाते हैं तो वे दोनों निश्चित रूप से बहुत पहले ही प्रसिद्ध सेनापति बन जाएंगे। झाओ हाई ने जाकर उन्हें परेशान नहीं किया। वह बस भूमिगत गर्म पानी के झरने के पास गया और उसमें भीगकर अपने शरीर और दिमाग को आराम दिया। पिछले कुछ दिनों में डिवाइन रेस के मामले ने उसके पूरे शरीर को कठोर बना दिया था, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन जिस बात ने झाओ हाई को और अधिक सिरदर्द दिया वह यह तथ्य था कि दानव जाति ने अभी भी खुद को प्रकट नहीं किया है। झाओ हाई को पहले से ही दैवीय जाति के बारे में कुछ समझ है, लेकिन राक्षसों के लिए वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था। इससे उसे बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया। शाम के बाकी समय आराम करने के बाद झाओ हाई को अगली सुबह लुओ यंग द्वारा एजो ड्रैगन स्नेल में आमंत्रित किया गया था। लेकिन लुओ यंग का इरादा झाओ हाई के साथ युद्ध पर चर्चा करने का नहीं था। वह एक बिल्कुल अलग मामले के लिए उसकी तलाश करने आई थी। जब झाओ हाई हॉल में आए तो लुओ यंग ने तुरंत कहा, मिस्टर कृपया बैठिए। लुओ यंग जो आमतौर पर ठंडी रहती थी अचानक गर्म हो गई। इससे झाओ हाई को अजीब महसूस हुआ। उसने आश्चर्यचकित होकर लुओ यंग की ओर देखा। इससे पहले उसने कहा, जनरल मुझे किस लिए चाहता है? लुओ यंग मंद मंद मुस्कुराई और बोली, कुछ अच्छा आया है। कबीले ने मुझे श्रीमान को देने के लिए कुछ वस्तुएं भेजी थीं। झाओ हाई ने पूछा, मेरे लिए कुछ?
क्या रहे हैं? लुओ यंग मंद मंद मुस्कुराए और बोली, उन्हें यहाँ ले जाओ। तभी दो जलपरियां 2 बोतलें ले गईं। बोतलों में रेत और कुछ जलीय पौधे थे, लेकिन वे प्रासंगिक नहीं थे। जो बात प्रासंगिक है वह बोतलों की वास्तविक सामग्री थी। एक के हाथ में सफेद सीप थी, जबकि दूसरे के हाथ में नीला घोंघा था। सफेद सीप पर कोई पैटर्न नहीं था, ये शुद्ध सफेद था, इस तरह का सफेद रंग की कोई भी इसे काफी समय तक देखता रह जाए। जहां तक नीले घोंघे की बात है, वह बिल्कुल घोंघे जैसा ही दिखता था, कुछ खास नहीं था। झाओ हाई के भ्रमित रूप को देखकर लुओ यंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और कहा, मुझे पता चला कि श्रीमान को अद्वितीय जीवन रूपों को इकट्ठा करना पसंद है। ये सीप समुद्र में एक विशेष प्रकार का जीव है, इसे हम इंपीरियल वाटर ओयस्टर कहते हैं। ये सीप एक मोती उगा सकता है जिसमें कुछ गुण होते हैं। मोती व्यक्ति के जल तत्व के आक्रमण को बढ़ा सकता है। मोती जितना बड़ा होगा उसका प्रभाव उतना ही अच्छा होगा। ये समुद्र का एक बहुत ही अनमोल जादुई जानवर है। इस सामान्य सी दिखने वाली सीप को देखते ही झाओ हाई का चेहरा खुशी से बदल गया। उसने सोचा नहीं था कि इस छोटी सी चीज का इतना अच्छा उपयोग होगा। ये देखकर कि झाओ हाई को सीप पसंद आया, लुओ यंग मुस्कुराए और फिर जारी रखा, ये घोंघा वास्तव में एक युवा और जीवित एजियो ड्रैगन घोंघा है। युवा एजियो ड्रैगन घोंघे ने अभी तक अपने खोल पर पैटर्न नहीं बनाया है। केवल 10 वर्षों के बाद ही ड्रैगन पैटर्न दिखाई देंगे। जितने अधिक वर्ष बीतेंगे, पैटर्न उतना ही अधिक विशिष्ट होता जाएगा। आश्चर्य, झाओ हाई के लिए यह निश्चित रूप से एक आश्चर्य था। वह लंबे समय से एक एजियो ड्रैगन घोंघा के लिए तरस रहा था, लेकिन ये घोंघा मरमिट कबीले के लिए एक खजाना था, इसलिए वह इसे मांगने में बहुत शर्मिंदा था। और चूंकि घोंघा बहुत दुर्लभ है, इसलिए शायद वह उसे ढूंढने में भी सक्षम न हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज जलपरियां उसे कोई उपहार देंगी, ये वास्तव में एक अच्छा उपहार था। सामान्य लोगों के लिए इन दोनों चीजों का सदुपयोग असंभव होगा। इंपीरियल वाटर ऑयस्टर को मोती बनाने में कई साल लगेंगे, और मोती जितनी देर तक सीप के अंदर रहेगा, उसका असर उतना ही अच्छा होगा। हालांकि मनुष्य का जीवन इतना ही हो सकता है। जब मोती विकराल स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसके मालिक की पहले ही मृत्यु हो चुकी होती है। एजियो ड्रैगन स्नेल के लिए भी यही सच था। हालांकि घोंघे के बहुत सारे उपयोग थे, फिर भी इसे अच्छा बनने में अभी भी कई 100 साल लगेंगे। यदि कोई मरमिट कबीले के समान एजियो ड्रैगन घोंघा चाहता है, तो उसे अभी भी 1000 साल तक इंतजार करना होगा। यहाँ तक कि 9वीं रैंक के विशेषज्ञ भी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके, औसत लोग तो दूर की बात है। ये वस्तुतः बेकार था। लेकिन झाओ हाई अलग था, उसके पास वह स्थान था जो स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था। तो ये दोनों समुद्री जीव उसके बहुत काम आते हैं। अंतरिक्ष विकास को गति दे सकता है, इसलिए यदि उसने एजियो ड्रैगन स्नेल को अंदर रखा, तो इसे कुछ दुर्जय रूप में विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा वह अधिक एजियो ड्रैगन घोंघे का भी उत्पादन कर सकता है। इंपीरियल वाटर ऑयस्टर भी है। 1 या 2 का होना भले ही प्रासंगिक न हो, लेकिन अगर इस चीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके, तो स्थिति अलग हो जाएगी। ये जल तत्व का खजाना वाटर मैजिस के लिए बेहद उपयोगी था, क्योंकि उनका हमला 3 गुना मजबूत हो जाता था। यदि मोती का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और महाद्वीप के जल जादूगरों को सौंप दिया जाता है, तो महाद्वीप की समग्र शक्ति बढ़ जाएगी। स्वाभाविक रूप से, चूंकि यह चीज फिशमैन जाति के लिए बहुमूल्य है, वे इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन झाओ हाई के लिए यह अलग था। अगर वह और अधिक चाहता था, तो उसके पास और भी अधिक होता। और अंतरिक्ष में सीप बहुत अलग होगी। समुद्र में सीप भले ही मोती न बना पाए, लेकिन अंतरिक्ष में यह निश्चित था कि वह मोती बनाएगा। झाओ हाई की अभिव्यक्ति देखकर लुओ यंग को पता चल गया कि झाओ हाई उपहारों से संतुष्ट है। लुओ यंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन लुओ की सराहना की। लुओ ने उसे जो जानकारी दी वह बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। झाओ हाई को 2 बोतलें मिली, फिर वह लुओ यंग की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, मैंने जनरल को मेरे लिए बहुत सारी परेशानियों से गुजरने पर मजबूर किया है। ये वास्तव में अनोखी चीजों को इकट्ठा करने में रुचि रखता है। मैं यथासंभव अधिक से अधिक अनोखी समुद्री चीजें पाना चाहता हूँ। लुओ यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर बहुत विनम्र हैं। मैंने पहले ही संदेश भेज दिया है, जिससे लोग यथासंभव अनोखी चीजें एकत्र कर सकें। मेरा मानना है कि वे कुछ दिनों में उन्हें भेज देंगे। झाओ हाई मुस्कुराए और फिर बोले, फिर मुझे जनरल को धन्यवाद देना होगा। मैं आज भी सी ड्रैगन्स को दबाने की योजना बना रहा हूँ। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि रेडियंट चर्च और ड्रैगन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आप क्या सोचते हैं? लुओ यंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, फिर मुझे श्रीमान को परेशान करना होगा। 2 दिनों में कबीले का सुदृढ़ीकरण आ जाएगा। जब वे आएंगे तो हम सामान्य हमला कर सकते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो मैं इस बीच सी ड्रैगन पर हमला करूंगा। जब तुम्हारी सेना पूरी हो जाएगी तब हम मिलकर आक्रमण कर सकेंगे। बस इन अगले दिनों को एक ब्रेक के रूप में लें और अच्छा आराम करें। लुओ यंग ने सिर हिलाया, फिर वह खड़ी हुई और झाओ हाई को प्रणाम किया। मेरे मरमिट कबीले के प्रति मिस्टर की महान दयालुता को याद नहीं किया जाएगा। यदि श्रीमान को भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता होगी, तो मैं और मेरा परिवार निश्चित रूप से आपकी सहायता के लिए आएंगे। झाओ हाई खड़े हुए और हंसे, जनरल बहुत विनम्र हैं। मैं इस बार केवल मदद करने आया हूं, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। जनरल ने जो कहा उससे झाओ हाई शर्मा गया। यदि जनरल के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं छुट्टी ले लूंगा। लुओ यंग ने सिर हिलाया और फिर कहा, तब मैं नहीं रुकूंगा श्रीमान। फिर झाओ हाई ने जाने के लिए मुड़ने से पहले लुओ यंग को सलामी दी। जब झाओ हाई चला गया, तो लुओ यंग ने लुओ की ओर रुख किया और कहा, लुओ, आपने इस बार बहुत योगदान दिया है। ऐसा लगता है जैसे श्रीमान को वास्तव में अजीब चीजें इकट्ठा करना पसंद है। हमें श्रीमान के लिए और चीजें एकत्र करनी चाहिए। समुद्र लगभग अंतहीन है, हमें वह चीजें ढूंढने में सक्षम होना चाहिए जो उन्हें पसंद हैं। लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल बहुत विनम्र हैं। लेकिन जनरल, मुझे समझ नहीं आता, ऐसी चीजों को इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगती है। ये सब सिर्फ श्रीमान की मदद के लिए। लुओ यंग मंद मुस्कुराए और बोली, मूर्खतापूर्ण बात, तुम बिल्कुल अनजान हो। ये सारा प्रयास मिस्टर झाओ हाई के प्रति कृतज्ञता का भाव मात्र नहीं है। आपने सुना होगा, रेडियंट चर्च, ड्रैगन और सी ड्रैगन ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। मुझे डर है कि ईश्वरीय जाति का आगमन जल्द ही होगा। मिस्टर झाओ हाई बॉनो के साथ साथ बीस्टमैन के भी सहयोगी हैं। वह निश्चित रूप से दैवीय क्षेत्र के खिलाफ लड़ाई में एक केंद्रीय व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति हमारे सभी प्रयासों के लायक है। जब लुओ ने लुओ यंग को सुना, तो वह पूरी तरह से समझने से पहले एक पल के लिए देखती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने पूछा, जनरल, क्या दैवीय क्षेत्र वास्तव में हम पर आक्रमण करेगा? लुओ यंग ने आह भरते हुए कहा, हाल के घटनाक्रम के अनुसार आक्रमण निश्चित है। महाद्वीप में जातियों को निश्चित रूप से एक आपदा का सामना करना पड़ेगा। झाओ हाई को नहीं पता था कि लुओ और लुओ यंग किस बारे में बात कर रहे थे।
आखिरकार वह इस समय अंतरिक्ष में था और अपने हाथ में 2 बोतलों को घूर रहा था। बड़ी उत्सुकता से उनका निरीक्षण किया। जैसे ही समूह एजियो ड्रैगन स्नेल वाली बोतल को देख रहा था, अंतरिक्ष ने एक संकेत जारी किया। इसने उन्हें बताया कि 2 समुद्री जादुई जानवरों को पालना संभव था। इससे झाओ हाई को राहत महसूस हुई। इस समय लॉरा ने एजियो ड्रैगन स्नेल की बोतल को थपथपाया और कहा, भाई है, कए, रखो इसे उठाओ। समय आने पर हमारे पास अपना खुद का एजियो ड्रैगन स्नेल भी होगा। लॉरा का अभिप्राय जिस एजियो ड्रैगन स्नेल से था, वह स्वाभाविक रूप से वही था जिसे लुओयंग वर्तमान में उपयोग कर रही थी। झाओ हाई ने लॉरा की ओर देखा और मुस्कुराया, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? मरमेड कबीले के एजियो ड्रैगन घोंघे को कई वर्षों के शोधन से गुजरना पड़ा था। आइए कुछ दिन प्रतीक्षा करें, फिर मैं जाऊंगा और पूछूंगा कि क्या हम इस जल शोधन विधि तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ये तरीका बहुत उपयोगी होने वाला है। लिजी को इसकी इतनी परवाह नहीं थी। वह झाओ हाई की ओर मुड़ी और बोली, बिग ब्रदर है, चलो चलते हैं। मैं आज सी ड्रैगन्स पर अपने फॉर्मेशन का परीक्षण करना चाहता हूँ। लिजी की बात सुनकर झाओ हाई हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, हम युद्ध संरचनाओं का अभ्यास करने के लिए सी ड्रैगन की ओर जा रहे हैं। फिर उसने आगे बढ़ने से पहले अपनी मरी हुई सेना को बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। एलेक्स और अन्य लोगों ने काफी पहले ही अपनी सेना का गठन कर लिया था और इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि चूंकि झाओ हाई ने कल बढ़त हासिल कर ली है, इसलिए वह आज निश्चित रूप से वापस आएंगे। इसलिए उन्होंने आक्रामक न होने का फैसला किया, बल्कि बचाव पर ध्यान केंद्रित किया। वे भी इंतजार कर रहे थे जब तक रेडियंट चर्च का पवित्र अवशेष ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के साथ आता है, झाओ हाई से आखिरकार निपटा जाएगा। इसलिए वे अभी जो करना चाहते हैं वह यह है कि उनके पास जो कुछ भी है उसका बचाव करें। हालांकि इलाक ने अपनी रक्षा पंक्ति को आगे बढ़ा दिया था। ये भविष्य में झाओ हाई की तैयारी के लिए था, क्योंकि वे आगे बढ़ चुके थे। जब वे कुछ दिनों में झाओ हाई से निपटने की योजना बनाते हैं, तो वे बस सेना को पीछे की ओर ले जा सकते हैं, जिससे झाओ हाई जादुई संरचना के केंद्र में आ जाता है। उस वक्त फिर उन्हें विशेषज्ञों ने घेरा होगा। इलेक इस समय अपने विशाल समुद्री अर्चिन के अंदर बैठा हुआ था। उसकी आंखें दूरी पर केंद्रित थीं। उसे आभास हो गया था कि आज शत्रु आएगा, और निश्चित रूप से एक घनीय संरचना धीरे धीरे प्रकट हुई। इलाक ने तुरंत सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इलाक की सेना के लोगों ने इस बार लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। उन्हें कल ही झाओ हाई की शक्ति का अनुभव हो गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन मरे लोगों द्वारा उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल दिया जाएगा। झाओ हाई ब्लेड स्केल वेल के शरीर के अंदर बैठा था। उसने मॉनिटर की ओर देखा और फिर कहा, लिजी, मेगन, आप दोनों आज किन संरचनाओं का परीक्षण करना चाहते हैं? लिजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे कोशिश करने दो, मुझे कल जैसा ही दानव चाहिए। झाओ हाई ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, आपका दानव दुश्मन से निपटने की योजना कैसे बनाता है? लिजी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बिग ब्रदर है, आज दूसरी पार्टी जो क्यूब निर्माण कर रही थी वह बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके किनारे और कोने अलग अलग हैं। मेरा नया दानव गठन एक बड़े ऑक्टोपस जैसा दिखेगा। ऑक्टोपस के तंबू पर लड़ाकू इकाइयां उन किनारों और कोनों पर हमला करेंगी। हालांकि वे स्थान विशिष्ट सैनिकों से भरे हुए हैं, कमांडर के लिए उनकी स्थिति बदलना बहुत आसान नहीं होगा। हमारे लिए धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके उन किनारों को पीसना संभव बनाना। फिर लिजी ने मॉनिटर पर अपनी आकृति बनाई। झाओ हाई समझ गई कि लिजी क्या चाहती है। वह चाहती थी कि वे सैनिक क्यूब को ऑक्टोपस के तंबू की तरह उलझा दें। ये टुकड़ियां तब एक फाइल के समान होंगी जो घन के उन किनारों पर पीस रही होगी। झाओ हाई ने सोचा कि यह गठन काफी दिलचस्प लग रहा है, तो उसने सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। लिजी जैसा चाहती थी वैसा ही मरे हुए को आदेश दिया। फिर उसने उन्हें दूसरे दल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इलेक इस समय अपने कमांड सेंटर में शांति से दुश्मन को देख रहा था। वह जानना चाहता था कि दूसरे पक्ष ने आज उसके लिए क्या क्या रूपरेखा तैयार की है। सच कहूं तो इलेक ऐसा महसूस किए बिना नहीं रह सका जैसे वह इस समय दुश्मन के साथ शतरंज खेल रहा हो। ये भावना कुछ ऐसी थी जो उसके मन में घर कर गई थी। झाओ हाई के मरे हुए लोग तुरंत दूसरे पक्ष के क्यूब फॉर्मेशन पर पहुंच गए। फिर मरे हुए गठन में अचानक बदलाव आया। इसमें बहुत सारे तंबू उगाए थे जो सभी इलेक के गठन की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इलाक एक अनुभवी युद्ध जनरल था, इसलिए वह जानता था कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है। दुश्मन को देखते ही उन्होंने तुरंत आदेश दिया, गठन बदलो, मुझे केंद्र में रखकर एक गोला बनाओ। फिर उनका आदेश पारित हो गया क्योंकि संरचना धीरे धीरे आगे बढ़ी। इलाक को केंद्र बनाकर सेनाएं उसके चारों ओर परत दर परत घूम रही थी। लिजी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी अपना स्वरूप बदल देगा। उसका डेमन फॉर्मेशन क्यूब फॉर्मेशन के विरुद्ध अत्यधिक प्रभावी था, हालांकि ये बॉल फॉर्मेशन के विरुद्ध अनुपयुक्त था। इस समय मेगन ने कहा, अच्छा है, वे एक गेंद में बदल गए। बड़े भाई हैं, उनसे निपटने के लिए मेरे कनेक्टिंग कांटों का उपयोग करें। जब मेगन ने देखा कि दुश्मन ने कल किस तरह बॉल फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, तो उसने तुरंत इससे निपटने का तरीका खोजने के लिए अपना दिमाग तेज कर दिया। उसने जो विधि विकसित की थी वह बिल्कुल यही, कांटों को जोड़ना थी। ये गठन बहुत ही बुनियादी और सरल है। यह एक दूसरे के साथ पंक्तिबद्ध छोटे शंकु संरचनाओं का एक समूह था। तब ये रेखा उस दिशा का विरोध करेगी जिस दिशा में गेंद घूम रही थी, इसकी सतह को खरोंच रही थी और कुछ दुश्मनों को तोड़ रही थी। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने तुरंत मरे हुए लोगों के लिए व्यवस्था बदल दी। जैसे ही छोटे शंकु संरचनाएं प्रकट हुई, टेंटिकल्स सिकुड़ गए, फिर ये दूसरे पक्ष की संरचना की घूमती गति का विरोध करने लगा। अगले 4 दिनों में हर दिन झाओ हाई सी ड्रैगन्स बेस पर हमला करने के लिए अपने मरे हुओं को लेकर आया था। सी ड्रैगन से लड़ना लिजी और मेगन के लिए एक खेल बन गया था। वे जो विचार लेकर आए थे वे अंतहीन थे, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिनके बारे में झाओ हाई ने नहीं सोचा होगा। 2 महिलाओं को उत्साहित देखकर झाओ हाई अवाक रह गया। उसने वास्तव में इन दोनों से इतने उत्साही होने की उम्मीद नहीं की थी। इन 4 दिनों में सी ड्रैगन भी बहुत शांत थे, लेकिन अब वे तैयार हैं। रेडियंट चर्च का पवित्र अवशेष आ गया है। ये 7 छोटी धातु संरचनाओं का उपयोग करके बनाई गई एक विशाल जादुई संरचना थी। लेकिन इस गठन का संचालन का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। संपूर्ण संरचना केवल लगभग 1000 वर्ग मीटर में ही फैली हो सकती है। इस क्षेत्र के बाद गठन की प्रभावशीलता काफी हद तक कम हो जाएगी जब तक कि यह अंतरिक्ष को दबा न सके। ये 1000 वर्ग मीटर का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, खासकर झाओ हाई जैसे विशेषज्ञों के लिए। वे पलक झपकते ही इस दूरी को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे इस 1000 मीटर वर्ग क्षेत्र में घेर लिया जाता तो भी वह गहरे संकट में होता। इस समय सी ड्रैगन केवल ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों के आने का इंतजार कर रहे थे। रेडियंट चर्च ने जोशुआ सहित 4 9वीं रैंक के विशेषज्ञों को भी भेजा था। चर्च में 9वीं रैंक के 5 विशेषज्ञों ने भाग लिया था।
एओके के अलावा ड्रैगन कबीले ने 5 9वीं रैंक के विशेषज्ञों को भेजा था, कुल मिलाकर 6 तक। अंत में सी ड्रैगन्स के पास अपने स्वयं के 9 9वीं रैंक के विशेषज्ञ थे। कुल मिलाकर झाओ हाई से निपटने के लिए इस ऑपरेशन में 9वीं रैंक के 20 विशेषज्ञ थे। इस वजह से एलेक्स और अन्य लोग आश्वस्त थे। उनका मानना था कि अंततः झाओ हाई से निपटा जाएगा। जब सी ड्रैगन्स तैयारी कर रहे थे, लुओ यंग का पक्ष भी निष्क्रिय नहीं था। इन दिनों आखिरकार सुदृढ़ीकरण आ गया था। इस समय उनकी सेना में लगभग 20 मिलियन सैनिक थे। जब झाओ हाई ने ये नंबर सुना तो वह चौंके बिना नहीं रह सका। 20 मिलियन सैनिकों वाली सेना, ये किस प्रकार की अवधारणा थी? झाओ हाई को लगा कि यह संख्या वास्तव में पूरे महासागर को भर सकती है। लुओ यंग ने भी 2 दिनों में एक कदम उठाने की तैयारी की। ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष पहले से ही अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लुओ यंग के अनुरोध पर झाओ हाई ने 2 दिनों तक आराम किया। उसे सी ड्रैगन्स से कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि वह जानता था कि लुओ यंग उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जब सी ड्रैगन्स ने देखा कि झाओ हाई नहीं आया है तो वे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिर उन्होंने तुरंत किसी को जांच के लिए भेजा और केवल वर्तमान जलपरी सेना को देखा। इस बारे में जानने के बाद एलेक्स तुरंत जोशुआ और एओके को महल हॉल में ले गया क्योंकि उसने उन्हें स्काउट की रिपोर्ट बताई। एलेक्स की बात सुनने के बाद एओके हंसे बिना नहीं रह सके और बोले, ठीक है, तो चलिए उनके तैयार होने का इंतजार करते हैं। आखिरकार मौका आ गया, इसलिए जब हम उनकी सेना को यहाँ प्रतिबंधित करेंगे तो पैट्रियार्क भी लोगों को मरमेड द्वीप पर हमला करने के लिए कहेगा। एक ही झटके में उनकी जड़ खत्म कर देना। जोशुआ ने सिर हिलाया और कहा, चर्च भी मदद करेगा। हमें मरमेड द्वीप को बर्बाद कर देना चाहिए। उस स्थान के नष्ट हो जाने से शत्रु का मनोबल गिर जाएगा। समय आने पर हम मौके का फायदा उठा सकते हैं और जवाबी हमला कर सकते हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया और कहा, तब मैं तुम दोनों को परेशान करूंगा। जब ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ आएंगे तब हम झाओ हाई से निपटने में सक्षम होंगे। उसके बाद हम जलपरियों से निपट सकते हैं। दोनों ने सिर हिलाया। फिर जोशुआ ने कहा, हमें संरचना तैयार करनी चाहिए। इसलिए जब झाओ हाई आएगा तो हम उसे वहां निर्देशित कर सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया, अच्छा, मुझे गठन की व्यवस्था करने में आर्कबिशप से मदद मांगनी होगी। जब तक ये स्थापित हो जाता है हम केवल झाओ हाई के हमले की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन एओके ने फिर भी अपनी बाहें सिकोड़ लीं और कहा, जलपरी सेना पहले ही इकट्ठी हो चुकी है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो क्या झाओ हाई से निपटना अधिक कठिन नहीं होगा? एलेक्स ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, दूत निश्चिंत हो सकते हैं, जलपरियों का प्यार काफी मशहूर है। भले ही उनके पास एक बड़ी सेना हो, मुझे लगता है कि वे फिर भी झाओ हाई और उसके मरे हुओं को नेतृत्व करने देंगे। ये सुनिश्चित करना है कि उन्हें कम से कम नुकसान हो। इसलिए जब तक झाओ हाई आगे बढ़ता है हमारी योजना अभी भी चल सकती है। एओके ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर हमें आर्कबिशप को तैयारी करने के लिए कहना होगा। कल जब मेरे लोग आएंगे तो हम अपना घात तैयार करेंगे। जिस क्षण झाओ हाई संरचना में प्रवेश करता है वही क्षण होता है जब वह नष्ट हो जाता है। जोशुआ ने सिर हिलाया। फिर वह एओके और एलेक्स के साथ हॉल से बाहर चला गया। अन्य दो ये देखना चाहते थे कि इस गठन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। जोशुआ बाहर पहुंचा और कई समुद्री ड्रैगन के साथ युद्ध के मैदान की ओर चला गया। कुछ दिन पहले ही उसने इलाक की सेना की स्थिति से बहुत दूर नहीं एक जगह चुन ली थी। वह स्थान एक संकरी घाटी में था, इसलिए यदि झाओ हाई इलेक का पीछा करता है तो वह निश्चित रूप से गठन पर आ जाएगा। उस स्थान पर पहुंचने के बाद यहोशू ने पहले कई मछुआरों से 7 खाई खोदने को कहा, एक बीच में और फिर 6 आसपास के क्षेत्र में। खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, केवल 2 मीटर नीचे थी। कोई भी अधिक गहराई और यह गठन की ताकत को प्रभावित करेगा। छेद खोदने के बाद जोशुआ ने अपने अंतरिक्ष बैग से 7 1 मीटर व्यास वाली डिस्क निकाली। ये 7 डिस्क अज्ञात धातु से बनी थी। ये सभी चमकदार और सुंदर थी। उनके ऊपर कुछ रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। जोशुआ ने सावधानीपूर्वक उसके कोण और दिशा को समायोजित करते हुए प्रत्येक छेद पर 7 डिस्कें रखी। कुछ समय बाद जब डिस्क को ठीक से समायोजित किया गया तो 7 डिस्क ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया था, लेकिन इतनी हल्की कि इसे आसानी से नहीं देखा जा सका। ये देखने के बाद जोशुआ को पता चल गया कि जादुई संरचना ठीक से रखी गई है। फिर उन्होंने मछुआरों को डिस्क को सावधानीपूर्वक दफनाने का निर्देश दिया। उसके बाद जादू का गठन पहले ही सेट हो चुका था। अगले दिन ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञ आए थे। एओके और अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें पानी से बचाने वाली कुछ ड्रैगन मालाएं दी। जब वे घात के लिए तैयार हुए तो मछुआरों ने उनके रहने के लिए कुछ बड़े गोले भी निकाले। ये गोले भी समुद्र के विशेष उत्पाद थे। हालांकि इसकी आक्रामक और रक्षात्मक ताकत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी इसमें किसी व्यक्ति की सांस को छिपाने की क्षमता थी। मछुआरों ने इस शेल को स्टील थर शेल नाम दिया था। मैं वास्तव में किसी को गुप्त नहीं बना सकता, ये बस किसी व्यक्ति की आभा को छिपाने का प्रबंधन करता है। गुप्त गोले जोशुआ की जादुई संरचना के ठीक बगल में रखे गए थे। जब वे भेष बदल गए तो उन्हें बाहर से कोई नहीं देख सकता। चूंकि यह संरचना इलाक की सेना के ठीक पीछे रखी गई थी, लुओ यंग इसे देख पाने में सक्षम नहीं थी। इस समय वे अभी भी तैयारी में थे, एक ही बार में सी ड्रैगन से निपटने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन इस समय एओके और जोशुआ ने ड्रैगन कबीले और रेडियंट चर्च को मौजूदा स्थिति के बारे में बताने के लिए एक पत्र भी लिखा था। ड्रैगन कबीले और रेडियंट चर्च ने तुरंत विशेषज्ञों के एक समूह को संगठित किया और उन्हें मरमेड द्वीप पर भेजा, जो मरमेड कबीले को खत्म करने के लिए तैयार थे। लुओ यंग द्वारा अपनी तैयारी शुरू करने के 2 दिन बाद अंततः लड़ाई शुरू होगी। और जैसा कि एलेक्स ने अनुमान लगाया था, लुओ यंग ने झाओ हाई को अपनी मरी हुई सेना के साथ नेतृत्व करने के लिए कहा था। यह विचार वास्तव में झाओ हाई द्वारा प्रस्तावित किया गया था और लुओ यंग ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उन दिनों के दौरान जब झाओ हाई इलाक के साथ लड़ रहा था, उसके हाथ में मरे हुए लोग कम नहीं हुए थे। इसके बजाय ये और अधिक हो गया था। इस बिंदु पर फिशमैन ने बताया कि उसके पास 2 मिलियन से अधिक की राशि थी। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद झाओ हाई पहले अपने मरे हुओं के साथ रवाना हुआ, उसके बाद लुओ यंग की सेना के साथ। ब्लेड स्केल व्हील के अंदर बैठकर और मॉनिटर को देखते हुए झाओ हाई ने लिजी और मेगन की ओर रुख किया और कहा, जब लड़ाई शुरू होगी तो मैं आप दोनों को कमान सौंपूंगा। आप क्या सोचते हैं? लिजी ने अपना सिर घुमाया और सेना पर नजर डाली जो उनसे बहुत पीछे नहीं थी। उसकी आंखें उत्साह से लाल होने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने कहा, ठीक है, लड़ाई में कमान संभालना वाकई मजेदार है। वैसे ही उत्साहित मेगन ने सिर हिलाया। जब उसने उन दोनों को देखा तो झाओ हाई हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पिछले कुछ दिनों में मेगन और लिजी काफी हद तक जनरल जैसे हो गए थे। उनकी रणनीतियां उनकी पहली रणनीतियों की तुलना में अधिकाधिक अच्छी होती जा रही थी। दुश्मन के लिए उनकी संरचनाओं को तोड़ना और भी असंभव हो गया था क्योंकि खामियां कम होती जा रही थी।
सेना सी ड्रैगन्स की रक्षात्मक रेखा के और करीब आती जा रही थी। एडम ने भी उनकी सेना को देखा था, लेकिन उसने अभी झाओ हाई को चुनौती देने की योजना नहीं बनाई थी। उनका उद्देश्य झाओ हाई को जादुई संरचना की ओर निर्देशित करना था। अतः उसने तुरंत अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे हटने का आदेश दिया। ये भी एक सामान्य बात थी। इलेक्ट के लोगों की संख्या 10 मिलियन थी, जबकि लुओ यंग के पास 20 मिलियन थी। दोगुने से अधिक के अंतर के साथ यह कोई रहस्य नहीं था कि इलेक्ट पीछे क्यों हट गया। झाओ हाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने अपने मरे हुओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया था। लेकिन इस समय झाओ हाई अचानक स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह लिजी की ओर मुड़ा और बोला, देखो, ठीक वही है, क्या वे लोग नहीं हैं? फिर उसने मॉनिटर में एक जगह की ओर इशारा किया। लिजी और अन्य लोगों ने झाओ हाई की उंगली का पीछा किया और देखा कि इलेक्ट की सेना के पास कई बड़े गोले थे। इन बड़े बड़े सीपियों में लोग थे, कुछ इंसान थे तो कुछ ड्रैगन थे। इसके अलावा उनकी ताकतें दुर्जय प्रतीत होती हैं। लिजी ने भौहें चढ़ाकर कहा, बड़े भाई हैं, वे क्या करने का इरादा रखते हैं? क्या वे हम पर घात लगाकर हमला करना चाहते हैं? वे मजबूत दिखते हैं, शायद 9वीं रैंक के विशेषज्ञ। झाओ हाई ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसने सेना को नहीं रोका। जैसे ही मॉनिटर पर जादुई संरचना दिखाई दी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। लिजी और अन्य लोगों ने जादुई संरचना को ध्यान से देखा, लेकिन चूंकि वे कला से परिचित नहीं थे, इसलिए इसे देखकर वे हैरान रह गए। झाओ हाई को भी कोई जानकारी नहीं थी। इस समय लौरा ने भौहें चढ़ाई, भाई हाई, यह क्या है? मैं उन्हें हमारे साथ निपटने के लिए 9वें रैंक का उपयोग करके समझ सकता हूं, लेकिन एक जादुई गठन, वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? झाओ हाई ने दबी हुई जादुई संरचना को देखते ही भौहें चढ़ा ली। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने मरे हुओं से आगे बढ़ने का आग्रह किया था। झाओ हाई को पता था कि दूसरों को इसके बारे में सूचित करना असंभव था। हालांकि ये लोग 9वीं रैंक के विशेषज्ञ थे, लेकिन वे फिलहाल एक खोल के अंदर थे, उनकी आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी। इसके अलावा ये गोले भी समुद्र तल के नीचे दबे हुए थे। यदि झाओ हाई के पास मॉनिटर नहीं होता, तो उसके लिए इन लोगों को पहचानना असंभव होता। हालांकि झाओ हाई को भी समझ नहीं आया कि यह जादुई संरचना क्या करेगी। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने लौरा और अन्य लोगों को अंतरिक्ष में वापस भेज दिया। किसी भी स्थिति में उसे कुछ नहीं होगा, वह क्रिस्टलीकृत हो सकता है, जिससे लोग उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे मरे हुए भी हैं। हालांकि अभी उनके पास 5वीं या 6ठी रैंक की ताकत है, लेकिन वे सभी तुरंत 9वीं रैंक पर लौट सकते हैं। इतने सारे 9वीं रैंक के प्राणियों के साथ दुश्मन की 9वीं रैंक बेकार हो जाएगी। लेकिन झाओ हाई इतनी आसानी से अपने पत्ते नहीं दिखाना चाहते थे। वह भी देखना चाहता था कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है और इस जादुई संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है। लौरा और अन्य लोगों ने उन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाने के झाओ हाई के विचार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि वे भी 9वीं रैंक के विशेषज्ञ थे, लेकिन युद्ध में उनका अनुभव बहुत कम था। साथ ही उनके पास झाओ हाई की क्रिस्टलीकरण क्षमता भी नहीं थी। यदि वे यहाँ रहना चुनते हैं तो वे केवल झाओ हाई पर बोझ डालेंगे। झाओ हाई ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया, जैसे कि उसे घात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसका मानना था कि जैसे ही वह जादुई संरचना में प्रवेश करेगा, दूसरा पक्ष हमला करना शुरू कर देगा। उन्होंने विरोधियों की संख्या गिनाई थी, 20 लोग, न ज्यादा न कम, 20 लोग। 29वीं रैंक के विशेषज्ञ। इस संख्या को देखकर झाओ हाई मुस्कुराया। दुश्मन ने निश्चित रूप से उसे बहुत उच्च सम्मान दिया। उससे निपटने के लिए 20वीं 9वीं रैंक भेजना बहुत दिलचस्प था। हालांकि इलेक्ट पीछे हट रहा था, उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी वापसी तेज न हो। यदि वह अपनी इच्छा से अधिक तेजी से वापस जाता, तो झाओ हाई रुक सकता था और अपने मरे हुए को उसकी ओर भेज सकता था। इलाक ने अपनी सेना को सावधानी से प्रबंधित किया, जिससे झाओ हाई को गठन के करीब और करीब आकर्षित किया गया। जैसे ही झाओ हाई प्रवेश करेगा, तब सब कुछ संभाल लिया जाएगा। झाओ हाई ब्लेड स्केल वेल के अंदर बैठा था, उसके हाथ में उसका ब्लड घोस्ट स्टाफ था। जब वह जादुई संरचना में अपने प्रवेश की गणना कर रहा था, तो उसकी दोनों आंखें विरोधी सेना को ध्यान से घूर रही थीं। घात लगाकर बैठे लोग भी झाओ हाई के गठन में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, जैसे जैसे झाओ हाई उनके घेरे के और करीब आता गया। झाओ हाई ने अपने मन में गिना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब 1 तक पहुंच गया तो उसने अंततः गठन में प्रवेश किया। निश्चित रूप से जब उसने संरचना में प्रवेश किया, तो समुद्र तल अचानक हिल गया, क्योंकि समुद्र के तल से 20 छायाएं दिखाई देने लगी। बाहर आते ही ये लोग तुरंत काम पर लग गए। उनमें से कुछ पर मरे हुए लोगों को संभालने का आरोप लगाया गया था, जबकि कुछ पर ब्लेड स्केल वेल की ओर रुख किया गया था। झाओ हाई ने भी अपनी चाल चली। उसने ब्लेड स्केल वेल को अंतरिक्ष में प्राप्त किया और फिर निकट आने वाले दुश्मनों की ओर मुड़ गया। झाओ हाई को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि दुश्मन ने अभी तक अपनी जादुई संरचना का उपयोग नहीं किया था। झाओ हाई को नहीं पता था कि गठन पहले से ही प्रभावी था। बात सिर्फ इतनी है कि इसका काम जगह को लॉक करना था और कुछ नहीं। यदि झाओ हाई के पास वास्तव में अंतरिक्ष विचलन की क्षमता होती, तो उसे पहले ही महसूस हो जाता कि उसकी शक्ति को दबा दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से झाओ हाई के पास ऐसी क्षमता नहीं थी। उनका अंतरिक्ष और आक महाद्वीप की अंतरिक्ष अपसारी क्षमता दो अलग चीजें थीं। आक महाद्वीप की अंतरिक्ष क्षमताएं अलग अलग थीं, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह भी महाद्वीप के स्थान का उपयोग करती है। दूसरी ओर झाओ हाई का स्पेस पूरी तरह से एक अलग चीज थी। उनका अंतरिक्ष उनके शरीर के अंदर था, एक भिन्न अंतरिक्ष जिसका आक महाद्वीप से कोई संबंध नहीं था। इस वजह से दुश्मन की जादुई संरचना झाओ हाई के लिए बेकार थी। झाओ हाई ने सोचा था कि दुश्मन के जादुई गठन का उद्देश्य उस पर हमला करना था, या शायद उसकी गतिविधियों को दबाना था। लेकिन ऐसा लगता है कि जादुई संरचना अभी काम नहीं कर रही थी, जिसने झाओ हाई को हैरान कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह जादुई संरचना क्या करेगी, उन्होंने इसे क्यों स्थापित किया। हालांकि स्थिति ने उन्हें सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ इस समय खुद को उसकी ओर झोंक रहे थे। झाओ हाई मुस्कुराए और फिर उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की। झाओ हाई ने उन्हें अपनी 9वीं रैंक की ताकत नहीं दिखाई, इसलिए वे अभी भी 5वीं से 6ठी रैंक पर थे। वह इतनी जल्दी अपना हाथ दिखाने की योजना नहीं बना रहे थे। हालांकि विरोधी पक्ष में 20 लोग थे, लेकिन ये लोग उसके लिए खतरा नहीं थे। इसलिए वह सिर्फ इन लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। झाओ हाई ने दुश्मन की ओर देखा। वे सी ड्रैगन और रेडियंट चर्च के लोगों से बने थे। इस दृश्य ने झाओ हाई को उत्साह का अनुभव कराया। वह वास्तव में देखना चाहता था कि ये समुद्री ड्रैगन और ड्रैगन कितने मजबूत थे। 5वीं से 6ठी रैंक के मरे सभी 9वीं रैंक को रोकने में असमर्थ थे।
दुश्मन के हमलों का सामना करते हुए झाओ हाई ने अपने कर्मचारियों को लहराया और कहा, कंडेंस। ये कंडेंस जादू जल जादूगरों का एक मूल जादू था। इस जादू ने आसपास के सभी पानी को ठोस बना दिया, जिससे कोई भी दुश्मन उसमें फंस गया। किसी को पता होना चाहिए कि झाओ हाई अब 9वीं रैंक का विशेषज्ञ था, इसलिए उसके कंडेंस जादू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यदि 8वीं रैंक वाले को झाओ हाई का कंडेंस जादू प्राप्त हो जाए, तो वह 8वीं रैंक आगे नहीं बढ़ पाएगी। झाओ हाई अभी जिस दुश्मन का सामना कर रहा था, वह 9वीं रैंक के विशेषज्ञ थे। इस समय 6 लोग थे। ये सभी 6 लोग सी ड्रैगन जनजाति से थे। सी ड्रैगन्स को पता था कि जब पानी के भीतर युद्ध की बात आती है तो वे सबसे मजबूत होते हैं। हालांकि ड्रैगन और मनुष्य भी 9वीं रैंक पर थे, फिर भी उनकी ताकत समुद्र द्वारा दबा दी गई थी। इसलिए ड्रैगन और ह्यूमन मरे हुए लोगों से निपटने के प्रभारी बन गए, जबकि 6 सी ड्रैगन विशेषज्ञ झाओ हाई से निपटने जा रहे थे। झाओ हाई ने साथ निभाया और अपना स्पष्ट आक्रमण किया। हालांकि इन मरे हुओं की वर्तमान ताकत 5वीं या 6ठी रैंक थी, फिर भी उनकी संख्या लगभग 2 मिलियन थी। कोई कितना भी उग्र क्यों न हो, भले ही वे 9वीं रैंक पर हों, फिर भी कोई ऐसी संख्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। 6 सी ड्रैगन ने आसपास के पानी में बदलाव को महसूस किया, लेकिन चूंकि वे 9वीं रैंक पर थे, इसलिए इसका उन पर थोड़ा ही असर पड़ा। आखिरकार सी ड्रैगन जल जादू के भी विशेषज्ञ थे। सी ड्रैगन की आंखें मदद नहीं कर सकी, लेकिन क्रूर अभिव्यक्ति से बदलने से पहले वे आत्मसंतुष्ट हो गईं। इससे पहले कि उनके नीले वस्त्र नीले कवच में बदल जाते, उनके सिर के आभूषण ड्रैगन हेलमेट में बदल जाते और उनके दस्ताने नुकीले पंजे में बदल जाते, उन्होंने चिल्लाया। झाओ हाई ने देखा कि अभी क्या हुआ। उसने सिर्फ ऐसे कपड़े देखे जो उसके पास मौजूद कपड़ों की तरह काम कर रहे थे। दोनों ऐसे कपड़े थे जो बदल सकते हैं। झाओ हाई को पता था कि वयस्क ड्रैगन में 3 परिवर्तन होते हैं। पहला उनका मानवीय रूप होगा, वह जिसमें उन्होंने अपने वस्त्र पहने थे। इस रूप को ड्रैगन जाति ने मानव रूप कहा। दूसरा रूप उनका बख्तरबंद राज्य था। ये ड्रैगन जाति का युद्धक रूप था। इसके अलावा इस रूप में उनकी ताकत उनके मानव रूप की तुलना में दोगुनी होगी। अंतिम रूप उनकी वास्तविक शारीरिक अवस्था है। ये तब था जब वे पूरी तरह से ड्रैगन बन गए, जिसमें से वे अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन चूंकि झाओ हाई एक संरचना के अंदर फंस गया था और भागने में असमर्थ था, वह बैरल में बंद मछली के समान था। इसके अलावा यदि वे अपने वास्तविक रूप का उपयोग करते, तो स्थान भर जाता, भले ही संरचना का क्षेत्र कितना छोटा हो। हर बार केवल 2 ड्रैगन झाओ हाई पर हमला कर सकते हैं। इसलिए सी ड्रैगन ने अपने बख्तरबंद रूप का उपयोग करके लड़ने का विकल्प चुना। जब झाओ हाई घूर रहा था, एक सी ड्रैगन उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही वह झाओ हाई के सिर की ओर झुका, उसके पंजे फैल गए। उसका पूरा पंजा नीले शल्कों से ढका हुआ था, जिसमें कुछ नीली चमक भी झलक रही थी, जिससे पता चल रहा था कि यह हमला गंभीर था। झाओ हाई का हाथ हिल गया और उसने इस हमले का जवाब बगल में मारा। उसके हाथ में मौजूद ब्लड घोस्ट स्टाफ ने दूसरे पक्ष के हमले का सामना किया। झाओ हाई ने डंडे को तलवार में नहीं बदला, उसने दुश्मन की रक्षात्मक क्षमताओं का परीक्षण करने के इरादे से वार किया। दूसरे पक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि मागे झाओ हाई एक मजबूत हाथापाई हमले के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। वह इसे रोक नहीं सका, इसलिए कर्मचारियों ने उसकी छाती पर वार कर दिया। सी ड्रैगन को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पर किसी बेहद भारी हथौड़े से वार किया गया हो। उसके फेफड़े खाली हो गए क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर कुचला गया था। इससे सी ड्रैगन चौंक गया, वह वास्तव में घायल हो गया था। वह तुरंत पीछे हट गया और उसने कुछ सांसें लीं और अपने शरीर से बह रहे खून को रोक लिया। वहीं सी ड्रैगन की नजरें पूरी तरह से झाओ हाई पर केंद्रित हो गईं। यह अवश्य जानना चाहिए कि सी ड्रैगन का शरीर बहुत ही दुर्जय था। झाओ हाई के झटके ने वास्तव में सी ड्रैगन के बख्तरबंद शरीर को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह उसकी अपेक्षा से परे था, इससे उसे झाओ हाई की ताकत का भी एहसास हुआ। इस समय अन्य समुद्री ड्रैगन के हमले भी आ गए। हालांकि वे सभी 9वें रैंक पर थे, ये पहली बार था कि उन्होंने एक ही दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर काम किया था, इसलिए उनका सहयोग सबसे अच्छा नहीं था। हालांकि उन्होंने अभी भी झाओ हाई को घेर रखा है, वे झाओ हाई को गठन से बाहर नहीं जाने दे सकते। झाओ हाई के कर्मचारियों द्वारा सी ड्रैगन को खदेड़ने के बाद एक और सी ड्रैगन का हमला पहले ही आ चुका था। जैसे ही झाओ हाई को लगा कि उसके शरीर के चारों ओर का पानी बहुत भारी हो गया है, सी ड्रैगन नीली रोशनी से चमक उठा। झाओ हाई की आंखें चमक उठी। ये कंडेंस था, वही जादू जो उसने अभी पहले इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है जैसे दूसरा पक्ष चाहता था कि वह देखे कि वे जादू कैसे करते हैं। फिर झाओ हाई ने अपने कर्मचारियों का इस्तेमाल किया क्योंकि चारों ओर काली गैस दिखाई दी। ये काली गैस डार्क मैजिक की सामान्य डार्क मिस्ट नहीं थी, यह एक अन्य प्रकार का डार्क मैजिक, संक्षारक धुंध थी।